तुझे बनाया ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा, तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। क्या हो गया भाई? की हो गया वे जट्टा, की हो गया, लब ना फिरे वे जट्टा, की खो गया, तेरी मां दी तलाशी लैनी के बापू साडा गुम हो गया, की हो गया वे जट्टा, की हो गया। भाई साहब तो चलना ही बंद हो गया। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? माई सेल्फ अमित महाजन एंड वेलकम यू ऑल ऑन दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। यकीनियंस कैसे हैं आप सब लोग? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये क्या हो गया भाई? बोर्ड तो चल ही नहीं रहा है। ये चल रहा है सुरीली आवाज में। देखो तारीफ भी कौन कर रहा है? हमारी मयूरी जी। बता देंगे सैफ जी। रुकिए सर, लेट स्टार्ट हुआ तो सॉल्यूशन चैप्टर बैकलॉग है, आज से स्टार्ट कर सकता हूँ, कर लीजिए। How can ठीक है जी, ठीक है, ठीक है। ये चैप्टर तो सिलेबस में नहीं है। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। बट बोर्ड को कुछ हो गया भैया। ओ मेरे ख्याल से चल पड़ा ना। हाँ चल पड़ा। चलिए चलिए चलिए, आइए बात करते हैं। नए चैप्टर का नाम है दैट इज स्टेट्स ऑफ मैटर। आज है उसका लेक्चर 1। पहली बात और बड़ी इंपॉर्टेंट बात, कईयों को पता होगा, कईयों को नहीं पता होगा, हम बता देते हैं। ये चैप्टर आपके सिलेबस से डिलीटेड है। यस, कांटा ऐसे ऐसे बड़ा वाला क्रॉस है। ओ पाजी फिर तुसी क्यों पढ़ा रहे हो? ओ मेरी बात तो सुनो, बात तो सुनो पूरी। एक्चुअली कुछ इसकी बेसिक टर्मिनोलॉजी है, लाइक प्रेशर क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, टेम्परेचर क्या होता है, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर एंड आइडियल गैस इक्वेशन। ये अगले चैप्टर जो है ना, उनमें काम आएगी, आपके काम आएगी कि प्रेशर कैसे फाइंड आउट कर रहे हो, वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट कर रहे हो, प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन कैसे लिख रहे हो, P1 V1 इक्वल टू P2 V2। तो ये बेसिक टर्मिनोलॉजी आपको पता होनी ही चाहिए, नहीं तो अगले चैप्टर्स में आप लोगों को प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। हाँ सर, चश्मा कहाँ है? चश्मा चश्मा पता नहीं कहाँ पे है भाई। ठीक है, मेरे पास पता है कितने स्पेक्स हैं? स्पेक्स, गॉगल्स की बात नहीं कर रहा हूं अभी, सिर्फ स्पेक्स की बात कर रहा हूं। 4 स्पेक्स है मेरे पास, 4। ठीक है, और इस समय एक भी नहीं मिल रहा घर में, एक भी नहीं मिल रहा है ना, कि इस सूरदास को कोई अपनी आंखें दे दे, एक भी नहीं मिल रहा। बट कोई बात नहीं, ठीक है। स्पेक्स स्पेक्स की ज्यादा जरूरत भी नहीं है मेरे को, बस वो तो मैं इस कारण पहनता हूं कि मेरे थोड़े डार्क सर्कल्स कम दिखे, है ना। ब्यूटिफिकेशन के लिए। जी 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 जी, करें फिर, शुरू करें आज की क्लास। ठीक है, अच्छा मैं फिर रिपीट कर देता हूँ एक बार, है ना। रिया को पीट देना बहुत ज़्यादा जरूरी है, एक बार फिर। ठीक है, चैप्टर सिलेबस में नहीं है, सिर्फ इस चैप्टर में बेसिक टर्मिनोलॉजी बताई जाएगी, जिससे अगले चैप्टर्स में आपको प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, पिछली बार ये शायद 10-12 क्लासेस में हमने फिनिश किया था, क्योंकि तब तक सिलेबस का अनाउंसमेंट नहीं हुआ था, पता नहीं था कि ये चैप्टर एलिमिनेट हो सकता है। अब की बार ऑब्वियसली पता है कि ये सिलेबस से एलिमिनेटेड है, तो ऑब्वियसली 1 से 2 क्लास के अंदर इसको फिनिश कर देंगे, क्योंकि सिर्फ टर्मिनोलॉजी पढ़नी है हमने, सिर्फ टर्मिनोलॉजी। ठीक है, आइए। यस, वेरी इंपॉर्टेंट आर रूल्स टू अटेंड द क्लास। एक बार, क्योंकि चैप्टर शुरुआत हुआ है तो एक बार मैं आपको बता देता हूं। देखिए, जब भी क्लास लेनी हो, किसी शांत जगह पे बैठिए, हेडफोन आपने लगा रखे हो, कॉपी पेन आपके पास होना चाहिए, ताकि आप साथ साथ नोट्स बनाने की कोशिश कर सकें। कभी भी किसी क्लास को 10-15-20 मिनट बाद नहीं ज्वाइन करना है। ज्वाइन किया भी है तो शुरू से देखें क्लास को ना, ऐसा नहीं 20 मिनट बाद आके ओ भाऊ, ओ भाऊ, शुरू हो जाए शुरू से, एक बार शुरू हो जाए, समझ नहीं आ रहा सर, समझ नहीं आ रहा, चलो एक बार पीछे चलो, पीछे बेटा। मुझे पीछे ले जाने का तुम्हारे पास बटन है, उसको ऐसे रिवाइंड बटन बोलते हैं। शुरू से देखो क्लास, सब समझ आएगा बेटा। ठीक है,
और मिडिल ऑफ द चैप्टर में नहीं आना, ऐसा नहीं कहना कि किसी चैप्टर की 5वीं क्लास चल रही है तो 5वीं क्लास में ए सर अपन की ये पहली क्लास है, भाई ऐसा नहीं कहने का। मेरा दिल बहुत कमजोर है। मेरे को डॉक्टर ने बोला है कि अगर कभी भी ऐसी कोई इसको अशुभ घटना बतानी हो, पहले इसको बिठाओ, पानी वानी पिलाओ, फिर उसके बाद इसको बताओ, है ना। तो ऐसी बातें मेरे को नहीं बोलने का क्लास की चैप्टर की 5th क्लास में कि ये मेरी पहली क्लास है, मैं खिसक जाएगा। हाँ, मेक श्योर कि आप लास्ट क्लास को रिवाइज करके आए, होमवर्क कंप्लीट करके आए और अपना डीपीपी सॉल्यूशन देखें, जिससे बहुत सारी चीजों का फायदा होता है आपको। कभी भी लाइव में या रिकॉर्डेड में भी चैट में कुछ ऐसा ना लिखें जो आज की क्लास से रिलेटेड नहीं है, अदरवाइज आप एडमिन द्वारा ब्लॉक भी किए जा सकते हैं। मैक्सिमम नोट्स देखिए क्लास के साथ बनाएं, कुछ ना कुछ नोट्स हर एक बच्चे के रह जाते हैं। मैं भी अगर कैमरे के उस तरफ बैठा होता, कुछ ना कुछ नोट्स मेरे भी रह जाते। घबराने की कोई जरूरत नहीं है। क्लास से 10-15 मिनट बाद बस जगह छोड़ दिया करो, खासकर क्वेश्चंस जब करने होते हैं ना, तब जगह छोड़ दिया करो। क्लास से 10-15 मिनट बाद अटैचमेंट्स में पीडीएफ फॉर्म में नोट्स आ जाते हैं, वहां से नोट्स को आप कंप्लीट कर दिया करो, ठीक है। डाउट्स को डाउट सेक्शन में पूछिए अगर आप मुझसे आंसर लेना चाहते हैं तो, ठीक है। एंड ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आपके बैच की, एक डाउट को 500 1000 बार अलग अलग बच्चों ने पूछा हुआ है। यार जिस स्लाइड पे जाके डाउट पूछ रहे हो, पहले उस स्लाइड को चेक कर लो। आपका डाउट ऑलरेडी मैं आंसर कर चुका हूं, बट 1000 बार वही डाउट आंसर करना, देखो ना यार, मैं भी इंसान हूं, ट्रीट मी एज ए ह्यूमन, ठीक है। मुझे ऑब्जेक्ट की तरह यूज ना किया जाए। मैं कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं हूं, एक ह्यूमन हूं, तो मुझे ह्यूमन की तरह ट्रीट किया जाए, ठीक है। कोशिश करें, पहले चेक कर लें कि यार अच्छा ये वाला डाउट पूछ लिया हुआ किसी ने, उसी पे सेम डाउट पे क्लिक कर दें। जब मैं उसको आंसर दूंगा आपको भी पता चल जाएगा, ठीक है। डोंट वॉच द वीडियोस इन हाई स्पीड इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड बेटर, है ना। कई जाने जो है 2x पे वीडियोस देखते हैं, फिर बाद में कहते हैं अरे अमित महाजन सर बड़ा तेज पढ़ा रहे हैं। भाई मैं तेज नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं तेज नहीं पढ़ा रहा हूं। तुमने स्पीड जो है आगे कर रखी है, स्पीड 1x पे कर ले, फिर भी ज्यादा लगे तो उसको 0.75x पे कर ले, है ना। तो हाई स्पीड पे ना देखें, ठीक है। हाँ 4600 दिए, 4600, आई नो, है ना। And yes, there is one big flaw in your preparation and its name is backlog. Backlog जब आ जाएगा तो उसे हम क्या बोलेंगे? That is not today. आज बैकलॉग नहीं होगा यार, किसी और दिन होगा नहीं होगा पता नहीं, बट डेफिनेटली आज बैकलॉग नहीं होगा, ठीक। आज क्या करेंगे? लास्ट क्लास का रिवीजन करेंगे, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर पढ़ेंगे, बॉयल्स लॉ तक मेरे ख्याल से फिनिश कर लेंगे हम लोग, क्योंकि छोटी छोटी चीजें बतानी है। आज आपका टेस्ट नंबर 11 होगा, जो कि पक्का होगा ही होगा। और होमवर्क के क्वेश्चंस आज नहीं मिलेंगे, क्योंकि कुछ है ही नहीं, बेसिक टर्मिनोलॉजी बतानी है, ठीक है। मॉड्यूल से भी होमवर्क नहीं मिलेगा, कारण आपको पता ही है कि मॉड्यूल में ये चैप्टर ही नहीं है, तो होमवर्क कहां से देंगे, है ना। तो आराम से, कभी कभी कुछ क्लासेस होती हैं चिल करने वाली, आराम से, है ना। कोई इसमें टेंशन लेना नहीं। आज की क्लास में धीरे धीरे पढ़ना, बस ऊपर की चीजें पता होनी चाहिए। दैट विल डू फॉर फ्रॉम दिस चैप्टर, ठीक है जी। नॉट टुडे, बिल्कुल। टेस्ट नंबर 12 है आज, चलो 12 कर देते हैं यार, अगर ऐसा है तो 12 कर देते हैं। लो ऐश करो। आइए शुरू करते हैं लास्ट क्लास की रिवीजन। क्या लास्ट क्लास में सॉल्यूशन में हमने एक टॉपिक पढ़ा था जिसका नाम था एबनॉर्मल मोलर मास। यस सर। क्या मतलब था इसका? कभी कभी कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी की हेल्प से मोलर मास सॉल्यूट का फाइंड आउट किया गया, और यह पाया गया कि जितना नॉर्मल मोलर मास होता है सॉल्यूट का, वो उसके इक्वल नहीं आया, तो उसे बोला गया हमने एबनॉर्मल मोलर मास। फिर सबने पूछा ऐसा क्यों हो रहा है कि कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी की हेल्प से जब मोलर मास सॉल्यूट का फाइंड आउट कर रहे हैं तो वो इक्वल क्यों नहीं आ रहा है। तो जवाब आया कि क्या हो रहा है, सॉल्यूट जब सॉल्वेंट में डाल देते हो, डालने के बाद या तो वो डिसोशिएट हो जाता है या एसोसिएट हो जाता है। अगर डिसोशिएट होगा तो पार्टिकल्स बढ़ जाएंगे, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ जाएगी, और कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी और मोलर मास सॉल्यूट का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जिसके कारण मोलर मास सॉल्यूट का कम हो जाएगा।
और कई बार ऐसा होगा सॉल्यूट जब सॉल्वेंट में डालेंगे तो ये सारे आपस में जुड़ जाएंगे तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम हो जाएंगे, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कम हो जाएगी, तो मोलर मास सॉल्यूट का उस समय क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। सर हमें कैसे पता चलेगा कि एबनॉर्मल मोलर मास के केस में डिसोसिएशन कब होगा और एसोसिएशन कब होगा? बेटा डिसोसिएशन होगा सॉल्यूट का जब सॉल्यूट कोई इलेक्ट्रोलाइट होगा, ठीक सर, जैसे NaCl, KCl, Na2SO4, H3PO4 और भी हैं K3PO4, K4FeCN6, इस तरह का कुछ ना कुछ होगा तो सॉल्यूट में डिसोसिएशन होगा ही होगा। ठीक है, यहां पर हमने अल्फा भी पढ़ा था, नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट के डिसोशिएटेड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट टेकन। सर यहां से XC अल्फा आ गया था, बिल्कुल सर। परसेंटेज डिसोसिएशन भी पढ़ी थी, वो अल्फा इंटू 100 था। एक सर आपने टर्म भी डिफाइन करी थी वैन हॉफ फैक्टर, जिसके कई सारे फॉर्मूले थे। एक था नॉर्मल मोलर मास डिवाइडेड बाय ऑब्जर्व्ड मोलर मास, एक था ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, और एक था टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन सॉल्यूशन आफ्टर डिसोसिएशन डिवाइडेड बाय बिफोर डिसोसिएशन। आई और अल्फा का रिलेशन आया था, यस, 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा। क्या हम अल्फा मोलर मास की हेल्प से भी फाइंड आउट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, mt माइनस एम नॉट अपॉन एम नॉट n माइनस 1। सिमिलरली सर हमें कैसे पता चलेगा कि सॉल्यूट का एसोसिएशन होगा कि नहीं होगा? सॉल्यूट या तो कार्बोक्सिलिक एसिड होगा और या फिनॉल होगा, एंड सॉल्वेंट क्या होगा? नॉन पोलर सॉल्वेंट। सर मान लीजिए इनमें से नहीं है, तो बेटा फिर क्वेश्चन में लिखा होगा कि ये वाला सॉल्यूट है और ये एसोसिएट हो रहा है। ठीक है, यहां पर भी अल्फा वही है, x/c, परसेंटेज एसोसिएशन वही है, अल्फा इंटू 100। आई और अल्फा का रिलेशन क्या? आई और अल्फा का रिलेशन क्या है? दैट इज 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय n। और सर क्या यहां पर भी हम अल्फा को फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ, यहां पर मैंने टी लिख दिया ना, एन आना था। क्या हम यहां पर भी अल्फा को फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मोलर मास? यस, एम नॉट माइनस एम नॉट एम एन बाय एम नॉट, ऊपर n नीचे n माइनस 1। कल मैंने MIT में यही वाला फॉर्मूला लिखा था, MIT से अगले पेज में कुछ यहां पर गलती कर दी थी, शायद 1 माइनस n कर दिया था। ठीक है, तो जो MIT में लिखा था वो बिल्कुल सही था, ठीक है। जब भी डिसोसिएशन होगा या एसोसिएशन होगा तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएंगी। सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में ये आई जुड़ जाएगा, आई। एक और कल की क्लास में मेरे को जो कॉमन क्वेश्चन दिखा वो मैं आपको डिस्कस कर देता हूं। हमें कैसे पता चलेगा कि हमने डेल्टा टीवी इज इक्वल टू केवीएम लगाना है कि आई केवीएम लगाना है? आपने हमेशा आई वाला ही फॉर्मूला लगाना, हमेशा यही वाला, आई आएगा ही आएगा। बट जब कोई नॉन वॉलाटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट होगा, सर जैसे बता रखे थे 3-4 एग्जांपल, या तो क्वेश्चन में यही लिखा होगा नॉन वॉलाटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट, या फिर ये लिखा होगा यूरिया, सुक्रोस, ग्लूकोज, फ्रक्टोस, इस तरह का कोई ना कोई होगा। तो इनके केस में ना डिसोसिएशन होता है ना एसोसिएशन होता है, तो आई क्या आएगा? 1। आई क्या आएगा? 1। इन सबके केस में आई क्या आएगा? दैट इज 1 आएगा। ठीक है, 1 आएगा। हाँ, सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आई के, अगर कॉन्सेंट्रेशन सेम है तो।
बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई के, बट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आई के। आइए आगे बढ़ते हैं, चैप्टर शुरू करते हैं। चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक है हमारा, दैट इज गैसियस स्टेट। क्या है? गैसियस स्टेट। ठीक है, इस चैप्टर के नोट्स बनाने हैं? हाँ बना लो, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं बनाने, नोट्स तो बना ही लो यार। अब क्लास में आए हो तो मैं पढ़ा रहा हूं तो कम से कम नोट्स तो बना ही लो। ठीक है, बट बहुत पेन लेने वाला नहीं है चैप्टर, आप समझिए। आपको बेसिक टर्मिनोलॉजी पता होनी चाहिए, बट बहुत पेन नहीं लेना। क्लास में जितने का मैं क्वेश्चंस करा दूंगा, जितना का कॉन्सेप्ट करा दूंगा, उसको बहुत ज्यादा घिसने की जरूरत नहीं है, नहीं है, नहीं है। ठीक है, जैसे बाकी हमने चैप्टर किए हैं अच्छे अच्छे, उसमें भी क्लास में हमने बहुत ज्यादा अपने आप को रिफाइन कर लिया है, बट उसमें आपको रिवीजन पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। मन करे, मन करे, वैसे तो रिवीजन मतलब कि इतने क्वेश्चंस करा दिए हैं कि कुछ और करने की जरूरत है नहीं, बट आपका मन करे तो आप कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। वैसे इनफ है, जितना क्लास में करा दिया गया है इनफ है। बस टेस्ट वगैरह पे ध्यान जरूर दीजिएगा, टेस्ट में रेगुलरिटी जरूर मेंटेन करिएगा। ठीक है, और बट इसमें इतना पेन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी, क्या एनसीईआरटी डिस्कशन का लेक्चर देखना कंपलसरी है? आंसर है नो, NO, नो। ठीक है, सिया यादव जी को इसी में डाउट आ गया, देखो डाउट देख लेते हैं, सिया यादव जी का डाउट देखते हैं। क्या जो आप आजकल कराओगे स्टेट ऑफ मैटर में वो टेस्ट में आएगा? क्या जो संडे को होने वाला है? शायद कोई एक आध बेसिक क्वेश्चन आ जाए यार। ऑप्शन लिखने पर भी ब्लॉक क्यों कर देते हैं ये सर? मैं पूछ के बताता हूं। कॉन्सेंट्रेशन मीन्स हंस नहीं रहा हूं, रो रहा हूं रहने दो बेटा। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये तो चलता रहता है। ठीक है, कि कंसंट्रेशन क्या होती है? वही बेटा, ये वही कंसंट्रेशन है जिस कंसंट्रेशन से तुमने आज तक कभी पढ़ाई नहीं, कहते नहीं है कंसंट्रेशन लगा के पढ़ाई करो, ये वही कंसंट्रेशन है, वही कंसंट्रेशन है ना, जो तुमने आज तक कभी लगाई ही नहीं। अबे रहने दे भाई यार, सुबह सुबह मूड खराब कर दिया मतलब ना। ये मुझे आपकी ये जो बात थी ना, वो बिल्कुल पसंद नहीं आई, बिल्कुल पसंद नहीं आई। मैंने कम से कम नहीं तो क्या बोलूं अब, मिनिमम शायद 4-5-6 घंटे के आसपास कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स पढ़ाई है। मोलारिटी, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन, परसेंटेज मास, वॉल्यूम, ये वो फलाना ढिमकाना, नॉर्मेलिटी, इक्विवेलेंट मास। अब तुम आके ये पूछ रहे हो कॉन्सेंट्रेशन किसे बोलेंगे, है ना? ज्यादा हो गया भाई, है ना? आइए एक और चीज बता देते हैं। एक बच्चे ने पूछ लिया, बताना नहीं था मुझे, बट चलो ठीक है यार, पूछ लिया तो नन्हे मुन्ने राही कुछ अच्छा डाउट पूछ लेते हैं तो उसको एंटरटेन भी करना चाहिए। और कुछ लोग तो डाउट ही इसी कारण पूछते हैं कि क्लास एंटरटेन हो पाए, तो वो अलग बात है, बट ये किसी ने अच्छा डाउट पूछा। ऑस्मोलैरिटी किसे बोलते हैं? ध्यान से देखना। क्या ये ऑस्मोटिक प्रेशर का यूनिट सॉरी फॉर्मूला है? यस। क्या ये मोलारिटी है? वही कॉन्सेंट्रेशन है, मोलारिटी है। आप जब कॉन्सेंट्रेशन टर्म को आई से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये है ऑस्मोलैरिटी, ये है ऑस्मोलैरिटी। ठीक है जी, कॉन्सेंट्रेशन टर्म मोलैरिटी है, ऑस्मोलैरिटी पूछा जाए तो आई से मल्टीप्लाई कर दीजिए। चलिए आइए टॉपिक पर वापस चलते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। ठीक है, नाम है दैट इज गैसियस स्टेट। जल्दी जल्दी बता दो भैया। 3 स्टेट्स ऑफ मैटर हमने जनरली पढ़ी हैं, कौन कौन सी? सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठीक है, सॉलिड में आपको पता है पार्टिकल बहुत पास पास होते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होती है। सॉलिड का फिक्स्ड शेप होता है, फिक्स्ड वॉल्यूम होती है। बात करते हैं लिक्विड। सॉलिड के पार्टिकल रिजिड होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते। ठीक है, बात करते हैं लिक्विड। लिक्विड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ी सी वीक होती है, लिक्विड के पार्टिकल रिजिड नहीं होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं।
ठीक है। और इनकी फिक्स्ड शेप होती है, बट सॉरी फिक्स्ड वॉल्यूम होती है बट फिक्स्ड शेप नहीं होती है। ठीक है, मतलब कि जिस भी कंटेनर में डालेंगे उसी शेप में आ जाएगा। सिलेंडर कंटेनर में डालोगे सिलेंडर की शेप हो जाएगी, कोन में डालोगे कोन की शेप हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं गैस के बारे में। ठीक है सर, गैस में पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे वीक होती है। यहां पर पार्टिकल सबसे दूर होते हैं और यहां पर मूवमेंट सबसे ज्यादा होती है। तो गैसेस की नाइदर फिक्स्ड शेप होती है नॉर फिक्स्ड वॉल्यूम होती है। नाइदर फिक्स्ड शेप होती है नॉर फिक्स्ड वॉल्यूम होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। छोटी छोटी चीजें। हाँ, सबसे पहले टेम्परेचर किसे बोलते हैं मैं जानता हूं। देखो, तुम कैमरे के इस साइड हो, मैं कैमरे के इस साइड हूं, तो तुम मुझे सब देख पा रहे हो। ठीक है, तुम कैमरे के उस साइड हो, फिर भी मैं बता रहा हूं तुम्हें, क्या तुमने क्या देखा। देखा जैसे ये देखो, जैसे ही मैं इस पेज से यहां पे आया, ठीक है, बहुत सारे बच्चे जो है वो हंसने लगे होंगे, बहुत सारे बच्चे जो हंसने लगे होंगे। हैं क्या लड़के तो यही सोच रहे होंगे, हैं हमारे बचपन की तस्वीर सर के पास कैसे आ गई। यस, ठंडी में भी गर्मी का एहसास दिलाने के लिए मैंने बचपन में ही है ना फोटो खींच ली थी। ठीक है, यस, तुम्हारी तो इसी कारण यही है, ये जो डिग्री ऑफ हॉटनेस और कूलनेस के कभी कभी जब हमें ठंड कितनी ज्यादा लगेगी या गर्मी कितनी ज्यादा लगेगी, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, दैट इज टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। एक जना कमेंट कर रहा सर ये हॉट डॉग है। बढ़िया भैया, बढ़िया है, अच्छा दिमाग लगाया तुमने। ठीक है, तो टेम्परेचर है क्या, देख रहे तुम क्लास में हम लोग जो लड़के होते हैं ना, लड़के देखो, अब लड़कों की कभी कभी तारीफ भी करनी चाहिए। हम लोग जो लड़के होते हैं, लड़के बहुत ही मतलब कि क्या बोले आप, सपोर्टिव टाइप के होते हैं, बहुत जोक वगैरह को अपने ऊपर लेके भी हंसते रहते हैं। ठीक है, मैंने अभी भी बोला कि ये लड़कों के बचपन की तस्वीर है। ठीक है, सभी लड़के हंस रहे हैं, किसी को बुरा नहीं लगा, उनको पता है सर मजाक कर रहे हैं, डॉल दैट। ठीक है, बट लड़कियों में ऐसा नहीं होता भाई, कोई छोटी सी बात बोलो है ना बुरा मान जाती है ना। बस हम देखो, हम तो मतलब लड़के तो ऐसे होते हैं, सर ने बोला कि ये तुम्हारी बचपन की तस्वीर है तो क्लास में हाथ खड़ा कर लेते हैं, क्लास में हाथ खड़ा कर लेते हैं, और ऑफेंड होने की बजाय बोलते हैं कि सर ये मेरी बचपन की तस्वीर नहीं है। सर सर पूछते हैं क्यों, सर मैं वफादार नहीं हूं सर, है ना। तो बस डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ बॉडी वो किससे पता चलती है, वो टेम्परेचर से ही पता चलती है ना। यस, वो तो है, वो तो है, मैन विल बी मैन, है ना, ऐसे ही है हम लोग, ऐसे ही है। ठीक है, डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ बॉडी से पता चलता है टेम्परेचर। टेम्परेचर के अलग अलग स्केल्स हैं, डिफरेंट स्केल्स ऑफ टेम्परेचर टू मेजर इट। मेजर करने के लिए अलग अलग स्केल्स यूज किए जाते हैं। नाम सुना होगा आपने, डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल, डिग्री सेल्सियस स्केल, केल्विन स्केल। ठीक है, तो बस अलग अलग का रिलेशन भी आपको पता होना चाहिए। मान लीजिए कभी भी टेम्परेचर आपको डिग्री सेल्सियस में दे रखा है और डिग्री फ़ारेनहाइट में निकालना है, तो जितना भी टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में है उसको 9/5 से मल्टीप्लाई करो प्लस 32 कर दो। ठीक है सर, कभी भी अगर आपको टेम्परेचर केल्विन में निकालना है, डिग्री सेल्सियस में दे रखा है, तो उसमें 273 ऐड कर दो। सर उल्टा, केल्विन में दे रखा है, डिग्री सेल्सियस में निकालना है, तो उसमें से 273 माइनस कर दो। ठीक है, छोटी छोटी चीजें हैं यार, वो ज्यादा बताने वाला है नहीं इसमें। ठीक है, हाँ, 3 अलग अलग स्केल है, डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री सेल्सियस और केल्विन। आइए बात करते हैं वॉल्यूम। ठीक है, जैसा कि बैरक ओबामा जी बता ही रहे हैं कि गैस की कोई भी फिक्स्ड शेप या फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं होती है। ठीक है, गैस की उतनी ही वॉल्यूम होती है जितनी कंटेनर के अंदर खाली जगह है, जितनी कंटेनर के अंदर क्या है, खाली जगह है। ठीक है, अगर कोई पूछे किसी भी गैस की वॉल्यूम कितनी है, वॉल्यूम, तो हम कहेंगे जितनी उस कंटेनर के अंदर खाली जगह है, एम्प्टी स्पेस
इन कंटेनर, ठीक है, एम्प्टी स्पेस निकले, ठीक है। सर पीछे के चैप्टर छूटे हुए हैं, हम यहाँ से शुरू कर सकते हैं। बेटा तूने ये वाला चैप्टर भी लेट शुरू किया, शर्म करो थोड़ी, आज तो सही टाइम पे आ जाते। बोल दिया मैंने शुरू कर सकते हैं, ठीक है। तो एम्प्टी स्पेस इन द कंटेनर विल डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ ए गैस। जैसे ये देखिए, मान लीजिए ये कोई कंटेनर है, इसके अंदर ये ढक्कन लगा रखा है, उसके ऊपर पिस्टन है, पिस्टन समझ गए ना, जिसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। और इसके अंदर राइट नाउ गैस पड़ी हुई है, पिस्टन हमने यहां पर रोका हुआ है, और मान लेते हैं ये वॉल्यूम इसकी 5 लीटर है। तो कोई बोले कि राइट नाउ गैस की वॉल्यूम कितनी है, कितनी जगह खाली घेर रखी है इसने, कितनी जगह खाली है और इसने घेर रखी है, सर 5 लीटर। तो राइट नाउ वॉल्यूम ऑफ द गैस इज 5 लीटर। आपने क्या किया, इसी पिस्टन को पकड़ा और ऊपर ले गए, इसी पिस्टन को पकड़ा और ऊपर ले गए, ऊपर। यही वाली गैस है, यही वाली गैस है। अब वॉल्यूम आ गई 12 लीटर। अब कोई पूछे कि इसी गैस की यहां पर वॉल्यूम कितनी है, अब कितनी जगह घेर रखी है इसने गैस ने कंटेनर के अंदर कितनी जगह घेर रखी है, 12 लीटर। तो आप बोल देंगे कि अब वॉल्यूम ऑफ गैस कितनी है, 12 लीटर। पहले कितनी थी, उतनी ही गैस की वॉल्यूम 5 लीटर थी, अब उतनी ही गैस की वॉल्यूम कितनी है, दैट इज 12 लीटर है, ठीक है। और सुनिए, मान लीजिए इसी कंटेनर के अंदर आपने पानी भर दिया, कितना पानी भर दिया सर, 5 लीटर पानी भर दिया, और गैस जो है वो वाटर में डिसॉल्व नहीं हुई है, यानी कि ऊपर रहेगी, पिंक कलर से शो कर रहा हूं। टोटल वॉल्यूम कितनी थी, 12 लीटर, उसमें से 5 लीटर किसकी वॉल्यूम है, लिक्विड की। बताओ गैस की वॉल्यूम कितनी होगी, गैस की वॉल्यूम कितनी, जितनी खाली जगह गैस ने घेर रखी है वही उसकी वॉल्यूम है। सर टोटल वॉल्यूम 12 लीटर थी, उसमें से 5 लीटर तक तो क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, उसके अंदर गैस नहीं है। तो बताओ गैस की वॉल्यूम कितनी होगी, गैस की वॉल्यूम कितनी होगी। सर 12 में से 5 गया, सर दैट इज 7 लीटर, दैट इज 7 लीटर। ठीक है, यार आसान आसान सी चीजें चल रही है यार, काहे को इतना दिमाग लगाना है। उसी कंटेनर में टोटल वॉल्यूम अभी भी 12 लीटर था, इसके अंदर आपने एक पत्थर रख दिया, पत्थर 3 लीटर का। अब मुझे बताओ, पानी वानी निकाल दिया है, सिर्फ गैस है और पत्थर है। अब बताओ, ये पत्थर है 3 लीटर का। अब बताओ गैस की वॉल्यूम कितनी होगी, गैस वॉल्यूम यहां पर 7 लीटर थी, यहां पर बताओ गैस की वॉल्यूम कितनी होगी। सर टोटल 12 लीटर था, उसमें से 3 लीटर तो जगह किसने घेर ली है, दैट इज पत्थर ने, सॉलिड ने। बाकी कितना बच गया है, 9 लीटर, 12 माइनस 3 तो कितना है, 9 लीटर। बहुत बढ़िया सर, एक आध और एग्जाम्पल, 4 एग्जाम्पल हो गए हैं, एक और दे देते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। ये टोटल है, मान लेते हैं 20 लीटर, इसके अंदर 12 लीटर तक तो पानी भरा हुआ है, कितना, 12 लीटर तक तो पानी भरा हुआ है, और उसी पानी के अंदर ऑलरेडी ऑलरेडी 3 लीटर का कोई पत्थर भी पड़ा हुआ है। अब बताओ गैस की वॉल्यूम कितनी होगी, गैस की वॉल्यूम कितनी, उसी उसी पानी के अंदर ऑलरेडी पड़ा हुआ है पत्थर 3 लीटर का, ठीक है। कितना हो गया, तो टोटल वॉल्यूम 20 लीटर है, उसमें से सॉलिड ने और लिक्विड ने कितनी वॉल्यूम घेर रखी है, टोटल कितनी घेर रखी है सर, 12 लीटर। तो गैस की वॉल्यूम कितनी हो जाएगी, गैस की वॉल्यूम कितनी हो जाएगी सर, 20 में से 12 गया, कितना हो जाएगा, दैट इज 8 लीटर। कितना हो जाएगा, 8 लीटर हो जाएगा, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं।
ये बात आपको ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर में सिखाई गई है, बट कोई बात नहीं, कुछ बच्चे इसी चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हैं तो उनको बता देते हैं। 1 मोल किसी भी गैस का, इट डज नॉट मैटर कि वो ऑक्सीजन गैस है कि नाइट्रोजन गैस है कि कोई और गैस है, मीथेन है, इथेन है, प्रोपाइन है, इथाइन है, कोई मैटर नहीं करता कि कोई सी भी गैस हो। 1 मोल ऑफ एनी गैस, एनी, एट एनटीपी या एसटीपी पर वॉल्यूम फिक्स्ड होता है, फिक्स्ड फिक्स्ड फिक्स्ड। कितना? 22.4 लीटर। सर एनटीपी और एसटीपी क्या है? एनटीपी की फुल फॉर्म है, लिख लेना अगर नहीं पता है तो, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। सर रिपीट कर दो, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। एसटीपी की फुल फॉर्म है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। पुरानी एनसीईआरटी में एनटीपी और एसटीपी का मतलब ये दे रखा है, टेम्परेचर 273 केल्विन और प्रेशर 180 एम। दोबारा इसी लाइन को लिख रहा हूं, 1 मोल ऑफ एनी गैस एट एनटीपी एसटीपी हैज वॉल्यूम कितना? 22.7 लीटर। अभी बोल रहे थे किसी भी गैस की वॉल्यूम एनटीपी एसटीपी 22.4 लीटर होती है, अब बोल रहे हो 22.7 होती है। भैया एनटीपी एसटीपी अगर ये मान रखा है तो ऐसा होगा, बट अगर टेम्परेचर तो उतना ही है 273 केल्विन, प्रेशर 1 बार मान रखा है, नई वाली एनसीईआरटी में यही मान रखा है, यही प्रेशर 1 बार, तब वॉल्यूम इतनी हो जाएगी, तब वॉल्यूम इतनी हो जाएगी। ठीक है, ठीक है जी। आइए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एसआई यूनिट ऑफ वॉल्यूम। देखिए किसी की भी अगर वॉल्यूम मान लीजिए आपको निकालनी है, ये कोई मैं क्यूब बना लेता हूं, क्यूब, क्यूबॉइड भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं है, मैं क्यूब बना रहा हूं या क्यूबॉइड मान लो, कोई इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मैं बस इसे क्यूब मान रहा हूं क्योंकि ये क्यूब है तो ऑब्वियसली फिर इसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों सेम होंगी। अगर क्यूबॉइड होता तो तीनों क्या होती, अलग अलग होती। मान लीजिए मुझे इस कंटेनर की वॉल्यूम निकालनी है, तो पता कैसे निकालते हैं, ये एरिया इनटू हाइट, थिकनेस भी बोल देते हैं ऐसे, एरिया इनटू हाइट। क्या आपको इसका एरिया निकालना आता है? एरिया, हाँ सर ये एक रेक्टेंगल टाइप है, एरिया कितना होगा? लेंथ इनटू ब्रेथ। ये भी मीटर में है, ये भी मीटर में है और ये भी मीटर में है, तो एरिया कितना आ गया? एरिया का यूनिट क्या आ गया? दैट इज मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर को मीटर से मल्टीप्लाई करूंगा तो दैट इज मीटर क्यूब। यही है एस आई, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट वॉल्यूम का कितना हो जाएगा? मीटर क्यूब, है ना। लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, लेंथ भी डिस्टेंस है मीटर में आएगा, ब्रेथ भी डिस्टेंस है मीटर में आएगा, हाइट भी डिस्टेंस है मीटर में आएगा। ठीक है, ठीक है। कुछ और छोटी छोटी चीजें भी आपको पता होनी चाहिए कि 1 मीटर के अंदर कितने डेसीमीटर होते हैं। डेसी, दिस स्टैंड्स फॉर, डी स्टैंड्स फॉर डेसी, दैट इज देसी नहीं डेसी बोला, डेसी 10 डेसीमीटर होते हैं। सेंटीमीटर कितने होते हैं? 100 होते हैं। मिलीमीटर कितने होते हैं? 1000 होते हैं। अगर 1 मीटर क्यूब में कितने डेसीमीटर क्यूब होंगे बताओ पहले तो। 1 मीटर क्यूब आया कैसे है? 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर, ऐसे आया ना 1 मीटर क्यूब। 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर इज इक्वल टू 1 मीटर क्यूब। सिमिलरली डेसीमीटर में कन्वर्ट करना है तो ये भी 10 डेसीमीटर, 1 मीटर के अंदर 10 डेसीमीटर, फिर 1 मीटर के अंदर 10 डेसीमीटर। सर ये आ जाएगा 10⁻³ डेसीमीटर क्यूब। एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली राइट। सर कितने सेंटीमीटर होंगे? 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर, सर 10⁻6 हो जाएगा। कितने मिलीमीटर होंगे? 1000 मिलीमीटर इंटू 1000 मिलीमीटर इंटू 1000 मिलीमीटर, है ना, क्योंकि मीटर क्यूब है।
तो 10⁹ मिलीमीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, और छोटी छोटी चीजें जो आपको पता होनी चाहिए कि 1 लीटर और 1 डेसीमीटर क्यूब सेम होता है, सेम होता है। तो 1 मीटर क्यूब में 10⁻³ लीटर भी लिख सकते हो, लीटर भी लिख सकते हो। 1 मीटर क्यूब और 10⁻³ लीटर भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1 डेसीमीटर क्यूब और 1 लीटर सेम होता है। और आपको कन्वर्शन यूनिट्स भी पता होने चाहिए कि 1 लीटर के अंदर 1000 ml होते हैं। ml और सेंटीमीटर क्यूब सेम होता है, ml और सेंटीमीटर क्यूब सेम होता है। तो आप ऐसे भी बोल सकते हो 1000 सेंटीमीटर क्यूब होगा। सेंटीमीटर क्यूब को शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है सी सी, सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब। तो ऐसे लिखो, ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, बात एक ही है। तो आपको कुछ इंटर कन्वर्जन यूनिट्स पता होने चाहिए, ये आगे भी काम आएंगे, अगले चैप्टर्स में भी चीजें आपको डेफिनेटली पता होनी चाहिए। ठीक है भाई। सेंटीमीटर क्यूब होगा, क्यूब ही लिखा है भाई, क्यूब ही लिखा है, और क्या लिखा है? यहां पर भी क्यूब ही लिखा है। आइए बात करते हैं आगे, प्रेशर क्या होता है। ठीक है, ये वो वाला प्रेशर नहीं है जो आमिर खान जी आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, जब मम्मी कहती है कि 3 सीटी के बाद कुकर वाली गैस को बंद कर देना, एंड आपको जब सीटी की आवाज सुनाई देती है तो आप सोचते हैं ये कौन सी वाली सीटी थी, पहली, दूसरी, तीसरी या चौथी, है ना। ये वो वाला प्रेशर नहीं है, नहीं है, नहीं है। यहां पर हम बात कर रहे हैं प्रेशर ऑफ गैस के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे हैं? ठीक है, 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब होगा। अच्छा, यहां पर 10⁻6 होगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं जी आप, 100 × 100। अच्छा यहां पर, सॉरी, यहां पे ठीक है जी। आई सर, प्रेशर के बारे में बात करेंगे। प्रेशर होगा क्या, जरा ध्यान से सुनिए और समझिए। किसी भी कंटेनर के अंदर जहां पर आपने गैस रखी हुई है, ठीक है सर, क्या ये गैस हमेशा मूव करती रहती है? बिल्कुल। सर कहां मूव करती है? बेटा गैस का जो मोशन होता है ना, वो बिल्कुल शराबियों जैसा मोशन होता है ना। देखा नहीं है कभी कभी आपने, देखा हो, ठीक है। शादियों में क्या होता है, शादियों में क्या होता है, जो जिन्होंने पी रखी होती है वो ऐसे चलते ना, ऐसे ऐसे, है ना, और किसी चीज से टकरा जाते हैं। जैसे किसी से टकराएंगे, ठीक है, मान लो इधर से कोई आके टकरा गया, ठीक है, तो उसके बाद डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाती है, इधर की तरफ चलने लगते हैं, ठीक है। फिर उधर से किसी से टकरा जाते हैं तो फिर इधर की तरफ चलने लगते हैं ना। मुझे यारो माफ करना, मैं नशे में हूं, ऐसा ही बोलते हैं, ऐसा ही बोलते हैं वो हर किसी को। तो यहां पर भी गैस के केस में ऐसा ही है, ठीक है, बिल्कुल शराबियों जैसा मोशन होता है, ठीक है। जहां मर्जी इससे इधर जाएंगे, इससे टकरा गए तो इधर चले गए, तो इधर चले गए, तो इधर चले, हाँ बस ऐसे ही ये चलते रहते हैं, है ना। यस जी, जिगजैग जिगजैग जिगजैग, है ना। डाउट आ गया भाई, डाउट आ गया। मुश्किल मुश्किल टॉपिक चल रहे हैं। गैसियस स्टेट में कुछ लिखना नहीं है क्या? नहीं लिखना, कर दिया भाई। मैंने प्रीवियस ईयर इसके नोट्स बनाए थे जो आपने कराए थे, तो क्या मैं फिर बनाऊं? वो नोट्स काफ़ी ज़्यादा होंगे भाई, और जब चैप्टर था तो इस कारण ये थोड़े छोटे हो गए। सर एक बार लीटर वाला कॉन्सेप्ट बता दीजिए। बता दिया फर्स्ट चैप्टर में, सेकंड लाइन में कर लिया। इसे नोट हो करे। सर सीसी का क्या मतलब है? अभी बताया था। दीदी तुम सोई रहती हो क्या? सोते हो क्लास में? सीसी बताते टाइम मैंने बताया, पहले सी का मतलब है सेंटीमीटर, दूसरे सी का मतलब है क्यूब। पता नहीं, यहाँ तो तुम, मेरे को लग रहा है कुछ कुछ लोग तो कुछ भी करते हैं भाई क्लास के अंदर ना। चलिए, सभी लोगों से अनुरोध है, ठीक है, कि कम से कम क्लास लेते टाइम रूल्स टू अटेंड द क्लास को फॉलो जरूर करें, ठीक है। नहीं तो मैं विरोध करने लगूंगा फिर, ठीक है। तो क्या होगा, जब भी गैस रैंडमली मूव कर रही होगी, वॉल्स ऑफ द कंटेनर पर टकराएगी। अगर टकराएगी तो फोर्स एक्सर्ट करेगी, यस। तो प्रेशर क्या होगा? दैट इज फोर्स एक्सर्टेड बाय द गैस मॉलिक्यूल्स पर यूनिट एरिया।
फोर्स एग्जर्टेड बाय द गैस मॉलिक्यूल्स पर यूनिट एरिया। मान लो जब ये सारे गैस के मॉलिक्यूल्स वॉल्स ऑफ द कंटेनर से टकरा रहे हैं तो फोर्स लग रही है 20 न्यूटन। कितनी? 20 न्यूटन। और टोटल इसका एरिया है, लेंथ इनटू ब्रेथ करके फाइंड आउट किया हमने, एरिया है इसका 4 मीटर स्क्वायर। मैंने फोर्स का भी एसआई यूनिट रखा है, एरिया का भी एसआई यूनिट रखा है। तो बताओ प्रेशर कितना हो जाएगा? सर प्रेशर हो जाएगा ऊपर 20, नीचे 4, 20 डिवाइडेड बाय 4 आ जाएगा 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये जो यूनिट आया है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये प्रेशर का भी एसआई यूनिट होगा। सर इसको पास्कल भी बोलते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हो आप, ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, ठीक है। मान लीजिए आपने इसी कंटेनर को गैस वही है ना, गैस बढ़ाई है ना कम करी है, आपने इसी कंटेनर को 4 हिस्सों में बांट दिया। चार इक्वल हिस्सों में बांट दिया। अब मुझे बताइए प्रेशर पर क्या फर्क पड़ेगा? प्रेशर पर क्या फर्क पड़ेगा? सर आपने क्योंकि 4 इक्वल हिस्सों में बांटा है, टोटल फोर्स अगर 20 न्यूटन लग रही थी तो एक हिस्से में फोर्स कितनी लगेगी? 4 से डिवाइड कर दो सर, 5 न्यूटन। टोटल एरिया अगर 4 मीटर स्क्वायर था तो अब एक हिस्से का एरिया कितना होगा? 4 से डिवाइड कर दो सर, 1 मीटर स्क्वायर। अब प्रेशर कितना लगेगा? 5 डिवाइडेड बाय 1 सर, अभी भी 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये जिसे 5 पास्कल भी आप बोल सकते हैं, बोल सकते हैं। प्रेशर उतना ही रहेगा, उतना ही रहेगा, ठीक है। नो चेंज, नो चेंज, नो चेंज। आइए कुछ और छोटी छोटी बातें आपको पता होनी चाहिए प्रेशर के बारे में। इतना तो पता चल गया कि गैस के मॉलिक्यूल जब कंटेनर से टकराते हैं तो फोर्स के कारण प्रेशर एग्जर्ट करते हैं, ठीक है। सर कहां से टकराएंगे? जिधर गैस का ढक्कन, कंटेनर का ढक्कन खुला होगा, जिधर से एंट्री करेंगे वहीं से टकराएंगे। सर एक बार इसको थोड़ा लिख सकते हैं आप? बिल्कुल। कंटेनर में गैस प्रेशर एग्जर्ट करती है जहां से वो ओपन है। देखो जैसे मान लो ये कोई कंटेनर है और ये ऊपर से ओपन है, ऊपर से, तो गैस जो है अंदर यहीं से आएगी और फिर इधर इधर नीचे साइड में हर जगह पर प्रेशर क्या करेगी? एग्जर्ट करेगी, ठीक है। अब मान लो ये कंटेनर ऐसा उल्टा होता तो गैस यहां से आती, ऑब्वियसली इधर 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 वही साइड में ऊपर ये सब जगह क्या करती है? प्रेशर एग्जर्ट करती, ठीक है, प्रेशर एग्जर्ट करती, ठीक। सर अंडर वाटर जाने से प्रेशर कैसे बढ़ता है? आप बताओ, मैं क्यों बताऊं? आप बताओ। किसी एक पर्सन का एक चैप्टर का बैकलॉग है ना, थोड़ा प्रेशर कम है। किसी का 2 चैप्टर का बैकलॉग है, प्रेशर और ज्यादा है। और किसी का देखने जरा, एक मिनट रुक जाओ, मेरे पास है कुछ, है, ठीक है। और ये देखो किसी का बैकलॉग ही बैकलॉग है ना, सारी दुनिया जो है वो बैकलॉग के सहारे ही चल रही है, ठीक है। तो उसके ऊपर प्रेशर क्या होगा? बहुत ज्यादा होगा। बस वही बात है भैया जी, जैसे जैसे आप पानी के अंदर जाते जाएंगे आपके ऊपर पानी बढ़ता जाएगा, है ना। समुद्र में पानी के अंदर जाते जा रहे हैं,
पानी बढ़ता जाएगा आपकी बॉडी के ऊपर तो प्रेशर भी बढ़ता जाएगा। ठीक है जी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रेशर के बारे में छोटी छोटी बातें हम कर रहे थे। क्या सर हमारी बॉडी के ऊपर राइट नाउ प्रेशर है? बिल्कुल है। क्या आपको पता है एटमॉस्फेयर में गैसेस हैं? हाँ है। क्या वो हमारी बॉडी के ऊपर टकरा रही होंगी? यस। टकराएंगी तो क्या प्रेशर एक्सर्ट करेंगी? बिल्कुल करेंगी सर। ठीक है, प्रेशर exerted by एटमॉस्फेरिक गैसेस, वही ऑक्सीजन नाइट्रोजन, बाकी भी है वैसे तो, मैंने तो दो का ही नाम लिया। जब जो प्रेशर एटमॉस्फेरिक गैसेस लगाती हैं, ठीक है, उसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। और इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम शॉर्ट फॉर्म में एटीएम भी लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? एटीएम भी लिख देते हैं। ठीक है। थर्ड पॉइंट जो अभी अभी मैंने एक्सप्लेन किया, वो किताब वगैरह रखी थी अपने सिर पे, उसी को मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं आपको। देखो, बॉडी के ऊपर जितनी चीजें हैं, ठीक है, किसी एक पॉइंट के ऊपर जितनी चीजें हैं वो सारा अपना प्रेशर एक्सर्ट करेंगी। जैसे जैसे राइट नाउ, है ना, इन बालों के ऊपर या इस सिर के ऊपर कौन है? कौन है सर? इस सिर के ऊपर है एयर। एयर, तो एयर अपना प्रेशर एक्सर्ट कर रही है यहां पे। अब बताओ मेरे सिर के ऊपर प्रेशर बढ़ गया है या कम हो गया है? बढ़ गया या कम हो गया? सर अब दो चीजें प्रेशर एक्सर्ट कर रही हैं आपकी बॉडी पे। कौन? एक तो एयर और एक ये पेन, है ना। हाँ, अगर मैं ऐसा कर दूं, अब सर अब क्या हो रहा है? अब सर आपकी बॉडी के ऊपर दो चीजें प्रेशर एक्सर्ट कर रही हैं, एक तो एटमॉस्फेरिक गैसेस और एक सिंगल किताब। अब सर अब तीन जाने आपकी बॉडी के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं, एटमॉस्फेरिक गैसेस, ये वाली किताब और ये नीचे वाली किताब, है ना। और सर अब कितने जाने प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं? सर अब चार जाने कर रहे हैं, ठीक है ना। कितने? चार जाने कर रहे हैं। कौन कौन? एक तो ये रेड वाला, उसके नीचे दूसरी किताब है, ये तीसरी किताब है उसके नीचे, और फिर चौथा कौन सा है? दैट इज एटमॉस्फेरिक गैसेस। ठीक है, तो चार जाने प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं। तो एक पॉइंट के ऊपर जितनी भी चीजें हैं वो सारी की सारी क्या कर रही हैं? प्रेशर एक्सर्ट कर रही हैं। ठीक है। सो एक जिस भी पॉइंट पे आप प्रेशर फाइंड आउट करना चाहते हो, एक पॉइंट के ऊपर जितनी थिंग्स हैं वो उस पर प्रेशर एक्सर्ट कर रही हैं। सर ये तो आपने डेली लाइफ के एग्जांपल से बताया, थोड़ा गैस के बारे में भी बता देता हूं। कर रही हैं, जैसे ये देखिए, मान लेते हैं ये एक कंटेनर है और ये ओपन है। ओपन, यहां पर कोई गैस पड़ी हुई है। कौन सी? एटमॉस्फेरिक गैस की कोई और मान लेते हैं, क्योंकि समझना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं मीथेन, चलेगा? ठीक है, क्योंकि सब वैसे तो ऑक्सीजन नाइट्रोजन भी मान सकते हैं, बट मीथेन मान लेंगे, थोड़ा समझाना आसान हो जाएगा। कोई पूछे कि इसके ऊपर क्या कोई प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है? भाई ढक्कन खुला हुआ है, इधर से एटमॉस्फेरिक गैसेस आएंगी। कौन सी? अरे भाई जो हमारी बॉडी पे एक्सर्ट कर रही है एटमॉस्फेरिक गैसेस, ऑक्सीजन नाइट्रोजन, तो वो इसके ऊपर कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रही होंगी? दैट इज 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक गैसेस का जो प्रेशर होता है जनरली हम उसे 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कर देंगे। ठीक है, क्या हुआ? इसी कंटेनर के अंदर ये मीथेन थी ही नीचे, मीथेन ये वही वाला कंटेनर है, मीथेन तो थी ही नीचे। आपने इसके ऊपर क्या कर दिया? कोई लिक्विड रख दिया। कौन सा? मान लेते हैं मरकरी रख दिया, पानी भी रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने मरकरी रख दिया और कितना? 8 सेंटीमीटर रख दिया। आप कोई पूछे कि क्या इस मीथेन गैस पर कोई प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है? इस मीथेन गैस का कोई सा भी पॉइंट ले लो, ये मैंने ये वाला पॉइंट रख लिया। इस पॉइंट के ऊपर कौन कौन है? सर ऊपर एक मरकरी है और मरकरी के ऊपर क्या है? एयर। एयर का प्रेशर कितना होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मरकरी का जो भी प्रेशर होगा, तो इस मीथेन के ऊपर कौन कौन प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है? एक तो मीथेन कर रहा है और एक एयर कर रही है। ठीक है, एक मीथेन कर रहा है और एक एयर कर रही है। एयर वही है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है,
बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं किस तरह आप बुक क्यों नहीं लिखते हो। बहुत सारे टीचर्स ने बुक्स लिख ली हैं, ठीक है। सच बात बताएं, अभी भी पीडब्ल्यू की तरफ से बहुत बार कॉल आता है कि आप किताब लिखें 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 लिखें। अभी भी मैं काम कर रहा हूँ कई बुक्स के ऊपर, बट फैक्ट ये है कि मैं इतना ज़्यादा टाइम नहीं निकाल पाता हूँ। बहुत सारा टाइम बैच में इन्वॉल्व होने पे लग जाता है, इस कारण मैं निकाल नहीं पाता हूँ, ठीक है। ये फैक्ट है, मतलब ये चाह के भी मैं चाहता हूँ कि मैं अपना बेस्ट दूँ व्हेन इट कम्स टू, बट बैचेस के अंदर अपना बेस्ट देना वो कहीं ना कहीं ज़्यादा टाइम ले जाता है, इस कारण नहीं लिख पाते। आइए आगे बढ़ते, ठीक है, आगे बढ़ते, ठीक है। यूनिट ऑफ प्रेशर के बारे में बात करेंगे। लिख लेते हैं कुछ छोटी छोटी चीजें। क्या आप सबको एसआई यूनिट पता चल गया प्रेशर का? एसआई यूनिट पता चल गया प्रेशर का? सर अभी अभी तो लिखा था न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या उसको पास्कल भी बोलते हैं, या लिखा कैसे जाता है? पी से लिखा जाता है। सर अभी अभी आप बात कर रहे थे एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में, जिसको आपने एटीएम बोला था, ठीक है। सर वो कितना होता है? अगर आप पास्कल से रिलेट करें तो 1.01325 इंटू 10⁻⁵ पास्कल। कभी एटीएम को पास्कल में कन्वर्ट करना हो तो 1.01325 इंटू 10⁵ से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जरा ध्यान से देखिए, क्या ये इतना हिस्सा ये अप्रोक्सीमेटली 1 ही है? क्या ये अप्रोक्सीमेटली 1 ही है? 1.01325 को अप्रोक्सीमेटली 1 ही लिख सकते हैं, यस। तो इसका मतलब एटीएम इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 10⁵ पास्कल। तो कभी भी एटीएम को पास्कल में कन्वर्ट करना हो तो 10⁵ से मल्टीप्लाई करेंगे। सर अगर पास्कल को एटीएम में कन्वर्ट करना हुआ तो 10⁵ से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। बहुत बढ़िया सर। और भी बताना है, हाँ, एक एटीएम में कभी मरकरी में कन्वर्ट करना हो तो वो होता है 760 mm ऑफ Hg। सर रुक जाओ यहीं पे रुक जाओ। मैंने कहा कैसे? सर ये जो mm है ये डिस्टेंस का यूनिट है बेसिकली, है ना। तो डिस्टेंस को आप प्रेशर कैसे बोल सकते हो? अरे नहीं नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, ठीक है, कि डिस्टेंस ही प्रेशर है, या लेंथ डिस्टेंस कह लो, हाइट कह लो, लेंथ कह लो, ब्रेथ कह लो। लेंथ ब्रेथ हाइट सब डिस्टेंस ही होते हैं, है ना। लेंथ भी एक डिस्टेंस ही है, ब्रेथ भी एक डिस्टेंस ही है, हाइट भी एक डिस्टेंस ही है, ठीक है। तो ये बेसिकली ये डिस्टेंस का यूनिट है। इससे आप प्रेशर के यूनिट के इक्वल कैसे रख सकते हो? देखो समझो इसको, डेली लाइफ के एग्जांपल से आपको अपने आप समझ आ जाएगा, ठीक है। आओ चलो मैं तुम सबको लेके चलता हूं, कहां पर? गोवा। कहां? गोवा। हाँ अच्छी अच्छी वाइब है, एंड मैं जानता हूं गोवा का नाम सुनते ही, है ना, लड़के क्या सोच रहे हैं अपने दिमाग के अंदर, वो मैं जानता हूं। लड़कियों को नजर आ रहा है खुला समुंदर, अच्छी चलती हुई हवाएं, अच्छा सा सन बाथ, या कुछ भी इस तरह की कोई चीजें, ठीक है। लड़के क्या सोच रहे हैं वो मैं जानता हूं, वो मैं जानता हूं, बट मैं बोल नहीं सकता हूं, इसी कारण चलिए टॉपिक पे वापस आते हैं। आइए आइए कहां चलते हैं, ठीक है, चलो हम चलते हैं गोवा चलते हैं, ठीक है। गोवा में आपने, है ना, शपथ खाने के लिए ऐसे, है ना, ऐसे ऐसे हाथ आगे एक्सटेंड किया, ऐसे एक्सटेंड किया। अबे कुछ तो शर्म कर लिया करो, चैट बॉक्स में कुछ तो शर्म कर लिया करो, है बे। बिल्कुल ही वही होते जा रहे हो तुम लोग तो, ठीक है, नो लिमिट्स बार्ड वाले। मैं ये नहीं सोच रहा था, तुम लोग कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो भाई, मैं इतना ज्यादा नहीं सोच रहा था, ठीक है। चलो आओ टॉपिक पे वापस चलते हैं, ठीक है। आपने ऐसे शपथ खाने के लिए ऐसे हाथ रखा, ठीक है। आप देखेंगे गोवा के बीच के ऊपर आपका हाथ ना तो ऊपर जाएगा ना ही नीचे जाएगा। कोई पूछे ऐसा क्यों नहीं हो रहा, हाथ ऐसे रखा है, ना ये ऊपर जा रहा है ना नीचे आ रहा है, तो कोई जवाब क्या मिलेगा कि भाई नीचे से भी एटमॉस्फेरिक गैसेस प्रेशर डाल रही हैं, ऊपर से भी एटमॉस्फेरिक गैसेस प्रेशर डाल रही हैं। कितना? 1 एटीएम, 1 एटीएम। तो इसी कारण नीचे से भी प्रेशर सेम है, ऊपर से भी प्रेशर सेम है, इस कारण हाथ आपका ऐसे ही रहेगा, ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा, ठीक है। मान लीजिए आपने अपने हाथ के ऊपर वैक्यूम क्रिएट कर दिया। वैक्यूम का मतलब समझ आ गया? सारी एयर को हाथ के ऊपर से हटा दिया। हाथ के नीचे एयर है, हाथ के ऊपर एयर नहीं है, तो बताइए क्या होगा? हाथ, सर हाथ ऊपर की तरफ जाएगा, ऐसे ऊपर की तरफ,
ऊपर की तरफ जाएगा। क्यों? क्योंकि नीचे से प्रेशर लग रहा है एयर का, ऊपर एयर है ही नहीं, ये हाथ ऊपर की तरफ जाएगा। एग्रीड। आपने सोचा कि मैं बैलेंस करना है मेरे को हाथ को, ठीक है, नीचे तो एयर प्रेशर एक्सर्ट करेगी, ऊपर क्या करेगी? मरकरी। क्या करेगी? मरकरी करेगी, ठीक है। तो आपने मरकरी को रखना शुरू किया, रखना शुरू किया, रखना शुरू किया, रखना शुरू किया। जब आप मरकरी कितना रखोगे अपने हाथ के ऊपर? मरकरी कितना रखोगे? 760 mm ऑफ Hg। कितना? 760 mm ऑफ Hg। तब आपका हाथ बिल्कुल बैलेंस हो जाएगा, ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा। इसका मतलब 760 mm ऑफ Hg ने जितना प्रेशर एक्सर्ट किया है उतना ही एयर भी एक्सर्ट कर रही है नीचे से। समझ आ गया? समझ आ गया? यस नो, यस नो। सिर्फ यस के लिए वाई लिखें, नो के लिए एन लिखें। मरकरी टॉक्सिक होता है जी। Hg मरकरी होता है बे, ठीक है। आइए, कोई कहे नहीं 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 नहीं, अभी अभी जैसे किसी बच्चे ने बोला मरकरी टॉक्सिक होता है, मैं तो मरकरी नहीं रखूंगा अपने हाथ के ऊपर, मैं क्या रखूंगा? पानी रखूंगा अपने हाथ के ऊपर। कितना रखूंगा? क्या रखूंगा? पानी रखूंगा। तो पता पानी कितना रखना पड़ेगा अपने हाथ के ऊपर? 10.3 मीटर ऑफ वाटर। ध्यान से सुनना दोबारा, 10.3 मीटर ऑफ वाटर। 10.3 मीटर पता कितना होता है? लगभग 3 या 4 फ्लोर ऑफ फ्लोर की हाइट। 3 से 4 फ्लोर की हाइट होती है 10.3 मीटर। तो अपने हाथ के ऊपर पानी कितना रखना पड़ेगा? 3 से 4 फ्लोर तक का पानी रखना पड़ेगा। सोचो जमीन से कितनी बड़ी हाइट हो गई, ठीक है। समझ गए? समझ गए? तो अगर वाटर भी रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं, बट कितना रखेंगे? 10.3 मीटर ऑफ वाटर। सोच रहे हो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना ज्यादा प्रेशर होता है, ठीक है। आइए सर, mm को हम सेंटीमीटर में लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं। सबको पता है 1 सेंटीमीटर के अंदर 10 मिलीमीटर होते हैं, तो मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो 10 से डिवाइड करेंगे। सर मीटर में लिखना चाहे तो आप ऐसे लिख सकते हैं, 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो 100 से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। ये छोटी छोटी चीजें। अच्छा हाँ, वो भी बताना था एक और, कि कभी भी अगर आपको एटीएम को बार में कन्वर्ट करना है, किस में कन्वर्ट करना है? एटीएम को बार में कन्वर्ट करना है, तो लिखा ही हुआ है आपके सामने 1 ATM इज इक्वल टू 1.01325। ये लिखा ही हुआ है, ये लिखा हुआ है 1 ATM इज इक्वल टू 1.01325 बार एंड 1 बार इज इक्वल टू 0.987 ATM। ये इंटर रिलेशंस आएंगे नहीं, बट फिर भी पता जरूर होने चाहिए, कहीं एक आध जगह पे आ गया तो एटलीस्ट पता जरूर हो। फिर वही बात, सर आपने मरकरी ही क्यों रखा? तुम पानी रखोगे तो देख नहीं रहे हो कितनी बड़ी हाइट हो गई, कितनी बड़ी हाइट हो गई, और मरकरी रखोगे तो कितनी हाइट है? 76, है ना। पता चल गया थर्मामीटर में भी मरकरी ही क्यों यूज होता है, पानी क्यों नहीं यूज होता। अगर पानी यूज होगा तो आपको पता है कितना बड़ा थर्मामीटर हो जाएगा, ठीक है। वो टेम्परेचर मेजर करने के लिए, वो अलग बात है। एटमॉस्फेरिक गैसेस का प्रेशर मेजर किया जाता है बाय बैरोमीटर। और जो दूसरी गैसेस होती है, कोई और गैसेस है, कोई और गैसेस है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मीथेन वगैरह नॉर्मल गैसेस का जो प्रेशर मेजर किया जाता है बाय मैनोमीटर। पढ़ने नहीं है हमें, बट नाम जरूर पता होना चाहिए कि एटमॉस्फेरिक गैसेस को बैरोमीटर से और नॉर्मल गैसेस को मैनोमीटर से। आइए अब स्टार्ट करेंगे हम गैस लॉस, जिनकी हमें जरूरत पड़ेगी नेक्स्ट चैप्टर्स में। इन्हीं के लिए चैप्टर पढ़ाया जा रहा है। पहला गैस लॉ है दैट इज बॉयल्स लॉ। क्या है? दैट इज बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ क्या बताता है क्या नहीं, ध्यान से सुनिए समझिए। पहली बात, बॉयल्स लॉ में एक तो
टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए एंड मास ऑफ गैस कांस्टेंट होना चाहिए। भाई कंटेनर के अंदर जो गैस पड़ी हुई है उसका मास कांस्टेंट होना चाहिए। ये नहीं कि उस कंटेनर के अंदर गैस डालते जाओ या उसमें से गैस निकालते जाओ, ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरा, टेम्परेचर ऑफ द गैस कांस्टेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उस कंटेनर को गर्म करते जाओ या ठंडा करते जाओ, ठीक है। ये दोनों चीजें क्या होनी चाहिए? कांस्टेंट, ठीक है सर। फिर बताओ फिर क्या होगा? द प्रेशर ऑफ द गैस is inversely proportional to the volume of the gas. Pressure is inversely proportional to the volume. जिसका क्लासिक एग्जांपल आपके सामने लिखा हुआ है। ये कोई गैस है, उसको हमने एक कंटेनर में रखा हुआ है और ऊपर पिस्टन लगा हुआ है और उसके ऊपर सिर्फ एक वेट रखा हुआ है, सिर्फ एक वेट रखा हुआ है, एक वेट रखा हुआ है। राइट नाउ गैस की वॉल्यूम मान लेते हैं V1 है और जो प्रेशर आ रहा है इसके कारण वो कितना है? P1। आपने क्या किया? इसके ऊपर एक और वेट रख दिया। क्या अब प्रेशर बढ़ जाएगा? हाँ सर, ये तो वही स्थिति है। पहले आपने अपने सिर के ऊपर एक किताब रखी हुई थी, अब आपने दो किताबें रखी हुई हैं, तो क्या प्रेशर बढ़ गया है? यस। जैसे ही प्रेशर बढ़ेगा पिस्टन नीचे चला जाएगा, तो क्या वॉल्यूम कम हो गई है? बिल्कुल। तो यही तो मैं बोल रहा हूं कि जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता जाएगा वॉल्यूम कम होती जाएगी। फिर क्या हुआ? सर आपने अपने सिर के ऊपर ये 4 किताबें रख ली हैं, ठीक है, 4 आपने वेट रख दिए हैं, तो ऑब्वियसली प्रेशर और बढ़ जाएगा, वॉल्यूम और कम हो जाएगी, और कम हो जाएगी। तो मेरे ख्याल से समझ आ गया है कि जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाते जाएंगे वॉल्यूम क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी, ठीक है। कल जूलॉजी में पढ़ा था, बढ़िया बढ़िया, ठीक है। सो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। क्या आपको पता है जब भी प्रोपोर्शनलिटी को इक्वल टू में कन्वर्ट करना होता है तो कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा, उस कांस्टेंट को हमने के लिख दिया, ठीक। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं पीवी इज इक्वल टू के? बिल्कुल सर, के क्या है? एक कांस्टेंट है, ठीक है। तो पहले 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 यहां पर प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट कांस्टेंट होगा, होगा सर। P1 और V1 कांस्टेंट के बराबर होगा। सर यहां पर भी प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट कांस्टेंट होगा, दैट इज P2 इंटू V2 इज इक्वल टू के। इन दोनों को अगर आप कंबाइन कर लेंगे तो क्या बन जाएगा? P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। P1 V1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? दैट इज P2 V2, ठीक है। ठीक है सर, क्या इसको ऐसे जैसे P1 V1 के इक्वल है, P2 V2 के इक्वल है, वैसे P3 V3 भी के इक्वल होगा? बिल्कुल। क्या उसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं P1 V1 इक्वल टू P2 V2 इक्वल टू P3 V3? बिल्कुल। यहां पर प्रेशर कम है, वॉल्यूम ज्यादा है। प्रेशर बढ़ गया, वॉल्यूम और कम हो गई। प्रेशर सबसे ज्यादा बढ़ गया, वॉल्यूम और सबसे कम हो गई। तो ये इक्वेशन आपको पता होनी ही चाहिए। देख रहे हैं आप, टेम्परेचर एंड अमाउंट ऑफ द गैस कांस्टेंट है ना, टेम्परेचर चेंज करना है ना अमाउंट ऑफ द गैस कांस्टेंट चेंज करना है, ठीक है। जैसे जैसे प्रेशर बढ़ने लगेगा वॉल्यूम कम होने लगेगी, प्रेशर बढ़ने लगेगा वॉल्यूम, देख रहे हैं ना, पिक्चर लाइट हो गई है, लाइट का मतलब कम हो गई है, ठीक है। आइए कुछ इसके बारे में छोटी छोटी चीजें बात कर लेते हैं। पहला, बॉयल्स लॉ, प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम कम होगी, यानी कि पीवी इज इक्वल टू के, यानी कि P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। इनिशियल प्रेशर इनिशियल वॉल्यूम, फाइनल प्रेशर फाइनल वॉल्यूम। ये ज्यादा होगा तो ये कम होगा, ये ज्यादा होगा, सॉरी ये कम होगा तो ये ज्यादा होगा। मतलब कि एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी कम अपने आप हो जाएगी। सेकंड पॉइंट, क्या ये PV इज इक्वल टू के था? यस। क्या ये XY इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट बोल सकते हैं ग्राफ बनाने के लिए? यस। ये किसकी इक्वेशन है? जल्दी जल्दी बताओ। XY इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, जल्दी से बताओ। ये कौन सी इक्वेशन है? स्ट्रेट लाइन की है, हाइपरबोला की है, किसकी है? XY इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी अपने आप क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। ऐसा ही बनेगा ग्राफ, ऐसा ही बनेगा ग्राफ। जी सुकन्या।
रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की इक्वेशन है। एब्सोल्युटली राइट सर। तो यहां पर y, वहां यहां y लिखना था, यहां x लिखना था, कोई बात नहीं, वो तो कोई नहीं। यहां पर मैं प्रेशर लिख देता हूं और यहां पर क्या लिख देता हूं, वॉल्यूम लिख देता हूं। ठीक है, कई बार पेपर में इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ग्राफ बनाए गए हैं ऐसे, ये एक टेम्परेचर T1 पे, ये एक टेम्परेचर T2 पे। आपसे रिलेशन पूछा जा सकता है कि कौन से वाला बड़ा है, कौन से वाला बड़ा है, T1 बड़ा है कि T2 बड़ा है। आप क्या करेंगे, एक लाइन लगाएंगे, या तो पैरेलल टू x एक्सिस या पैरेलल टू y एक्सिस, या पैरेलल टू x एक्सिस या पैरेलल टू y एक्सिस। मैंने लगा ली पैरेलल टू x एक्सिस। क्या इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, क्या इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या प्रेशर दोनों जगह सेम हो गया? यस सर, प्रेशर कांस्टेंट है। T2 पर जो वॉल्यूम आएगी उसको V2 बोल देता हूं, और इस वाले ग्राफ पे जो वॉल्यूम आएगी उसको V1 बोल देता हूं। क्या सबको नजर आ रहा है? V2 बड़ा है, V1 छोटा है, V2 बड़ा है, V1 छोटा है। और क्या सबको ये भी पता है, वैसे पढ़ेंगे भी हम चार्ल्स लॉ में, बट थोड़ा बहुत पता भी होगा, जब प्रेशर कांस्टेंट होता है वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है, जब प्रेशर कांस्टेंट होता है, प्रेशर, तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। यानी कि जहां वॉल्यूम बड़ी है वहां पर टेम्परेचर भी बड़ा ही होगा, टेम्परेचर भी बड़ा ही होगा। ठीक है सर, और ग्राफ बनाना, बनाइए। हाँ, इसका ग्राफ बनाते हैं। वाई एक्सिस पर हमने पीवी रखा है, एक्स एक्सिस पर या तो पी होगा या वी होगा। दोनों मत रख लेना, आइदर पी और वी। सर आपको पता है पीवी का जो प्रोडक्ट आएगा वो हमेशा कांस्टेंट आना है, कांस्टेंट। अगर आपने एक चीज बढ़ा दी तो दूसरी अपने आप कम हो जाएगी। अगर ये बढ़ा दिया तो ये कम हो जाएगा, ये बढ़ा दिया तो ये कम हो जाएगा। दोनों का प्रोडक्ट क्या रहेगा? सेम रहेगा। दोनों का प्रोडक्ट क्या रहेगा? सेम रहेगा। जैसे ये देखो, 2 इंटू 10 कितना होता है? 20। अब प्रोडक्ट तो हमेशा 20 ही रहना है। अगर आपने इसको बढ़ा दिया तो ये कम हो जाएगा। हाँ सर, 5 इंटू 4, सर 10 इंटू 2। देख रहे हैं आप जैसे जैसे इसको बढ़ाते जा रहे हैं ये वाली चीज क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। ठीक है, तो इधर ये प्रोडक्ट तो हमेशा क्या रहना है? कांस्टेंट रहना है। यहां पर चाहे पी रखो या वी रखो, पी रखो या वी रखो। सर ये पीवी इज इक्वल टू के का ग्राफ है, पीवी इज इक्वल टू के का ग्राफ है। ठीक है, तो सर ये सर ये कांस्टेंट ही रहेगा, हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा, ऐसा ही रहेगा सर। बट इधर से इधर जाते हुए मान लेते हैं यहाँ पे पी है, मान लेते हैं यहाँ पर पी है, सर इधर से इधर जाते हुए प्रेशर बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल, जितना ज्यादा प्रेशर बढ़ता जाएगा वॉल्यूम उतनी ही कम होती जाएगी। दोनों का प्रोडक्ट क्या रहेगा? कांस्टेंट ही रहेगा। नहीं सर, मान लेते हैं इधर वॉल्यूम है, ठीक है, इधर से इधर जाने पर वॉल्यूम बढ़ती जा रही है। यस, ये जितना बढ़ता जाएगा ये उतना कम होता जाएगा। दोनों का प्रोडक्ट जो है वो क्या रहेगा? कांस्टेंट ही रहेगा, कांस्टेंट ही रहेगा। ठीक है सर, यहां पर भी मान लीजिए ग्राफ बना हुआ है दो अलग अलग टेम्परेचर पे, दो अलग अलग टेम्परेचर पे। एक टेम्परेचर का नाम T1 है, दूसरे का T2 है। सर अब आपसे पूछा जाए, अब आपसे पूछा जाए, अब आपसे पूछा जाए कि बताइए कौन सा ज्यादा है या कौन सा कम है। सर वही, या तो हमें लाइन लगानी है पैरेलल टू एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस, जिससे कोई चीज कांस्टेंट हो जाए। सर पैरेलल टू एक्स एक्सिस से तो कोई फायदा ही नहीं होगा, देख रहे हो कट ही नहीं कर रहा ग्राफ को, तो आपको मजबूरी है अब की बार आपको लाइन लगानी पड़ेगी पैरेलल टू वाई एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस। ठीक है जी, बताइए, मान लेते हैं इधर पी है, मान लेते हैं इधर पी है, पी पी पी, वी भी मान सकते हो, कोई ऐसी बात नहीं है, पर मान लेते हैं कि पी है। एक मिनट रुकिए,
5 है ना, 5 है ना, फोटो नहीं आ रहा है। ठीक ये 5 है। ठीक। आइए टॉपिक की तरफ वापस चलते हैं। देखिए यहां तो इधर पी मान सकते हैं या वी मान सकते हैं, मैंने पी मान लिया, ठीक है। क्या आपको पता है इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे सेम ही टाइम पे प्रेशर कांस्टेंट है? हाँ सर प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर यहां पे भी और यहां पे भी सेम है। बट सर पीवी तो ज्यादा है यहां पे, ये वाले पॉइंट तक पीवी ज्यादा है, यहां पे कम है, यहां ज्यादा है, यहां कम है, ठीक है। अगर पी कांस्टेंट है तो आपको पता चल रहा है पीवी ज्यादा किसके कारण होगा? सर वॉल्यूम हाई होगी, वॉल्यूम हाई होगी। तो मुझे बताओ यहां पर वॉल्यूम V2 है, यहां वॉल्यूम V1 है, क्या V2 ग्रेटर देन V1 है तो T2 ग्रेटर देन T1 होगा? यस। सर क्या मैं इतनी कैलकुलेशन एग्जाम में जाके करूंगा? नहीं बेटा, देखो मुझे तो समझाना है, मैंने समझा दिया आपको, ठीक है। बट आप तो अपने दिमाग का यूज कर सकते हो। कैसे सर, कैसे कैसे? जब P और V का ग्राफ बनाते हैं तो जो ऊपर की तरफ होगा वही हाई टेम्परेचर होगा। जब पीवी और पी का ग्राफ बनाएंगे जो ऊपर की तरफ होगा वो हाई टेम्परेचर होगा। अच्छा, तो सीधा एमआईटी में ये ना लिख लें कि पी एंड वी के ग्राफ, और दूसरा कौन सा है? पीवी के साथ या तो पी होगा या वी होगा ग्राफ। जो हाई होगा ऊपर होगा, हाई नहीं बोलना चाहिए, रॉन्ग हो जाएगा, मतलब अच्छा नहीं लग रहा, ऊपर होगा वही हाई टेम्परेचर होगा। समझ गए भाई? समझ गए? पेपर में फिर इतना करने की जरूरत ही नहीं बचेगी। ये पीवी और पी का ग्राफ है, जो ऊपर है वो हाई टेम्परेचर है, पी और वी का ग्राफ है, जो ऊपर है वो हाई टेम्परेचर है, खत्म। थर्ड पॉइंट फिर से समझाएं? हाँ बेटा फिर से समझाते हैं। देखिए जब भी आपको कंपैरिजन करना है कि कौन सा ज्यादा है कौन सा नहीं है, तो आपको लाइन लगानी पड़ेगी, या तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस। यहाँ पैरेलल टू एक्स एक्सिस लगाऊंगा कोई फायदा ही नहीं होगा, पैरेलल टू वाई एक्सिस लगाया तो यहाँ पर इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे मान लेता हूँ प्रेशर है, तो प्रेशर तो सेम हो गया, ठीक है। बट यहाँ पर पीवी ज्यादा है, यहाँ पीवी कम है, तो ज्यादा किसके कारण हुआ होगा? सर प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम के कारण। यहाँ वॉल्यूम ज्यादा होगी, यहाँ वॉल्यूम कम होगी। वॉल्यूम ज्यादा है तो टेम्परेचर भी ज्यादा होगा, अभी अभी लिखा था प्रेशर कांस्टेंट पे वॉल्यूम ज्यादा तो टेम्परेचर भी ज्यादा, वही लिखा है। बट इतना पेपर में करने का टाइम नहीं होगा आपके पास, आप तो सिर्फ यही कर सकते हैं, ठीक है। सर कोई और ग्राफ भी बनाएंगे? बिल्कुल बना देते हैं, आइए आइए। फोर्थ पॉइंट, क्या पीवी इज इक्वल टू के लिखा था? यस। दोनों तरफ लॉग ले रहा हूं, दोनों तरफ लॉग ले रहा हूं, लॉग। क्या आपको पता है लॉग की 3 प्रॉपर्टीज होती हैं? आज पहली बार और लास्ट टाइम बता रहा हूं, इसको अब अपने दिमाग में हमेशा रखिएगा, ठीक है। ये नहीं कि हर बार मैं बताऊंगा, ऐसा नहीं होगा। लॉग एम इंटू एन क्या होता है? सर लॉग एम प्लस लॉग एन। जो चीजें मल्टीप्लाई में होती हैं लॉग में, वो क्या हो जाती हैं? ऐड हो जाती हैं। और सर जो डिवाइड में होती हैं, डिवाइड में वो सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। लॉग एम माइनस लॉग एन। और जो पावर में होती है, पावर, पावर में पावर आगे आ जाता है, पावर आगे आ जाता है, बन जाएगा एन लॉग एम। दोनों तरफ लॉग लेंगे, ठीक है, तो लॉग पी इंटू वी क्या हो जाएगा? सर जो मल्टीप्लाई में है वो ऐड हो जाएंगे, लॉग पी प्लस लॉग वी इज इक्वल टू लॉग के, ठीक है। सर आप ग्राफ बनाना चाहते हैं आपकी बार लॉग पी और वी के बीच में, लॉग पी और वी के बीच में, तो ऐसा करो ना, फिर वी को उधर लेके जाना पड़ेगा, वी को उधर लेके जाना पड़ेगा। लॉग बी और लॉग वी के बीच में बनाना चाहते हो? सर ये तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बन गई। वाई एक्सिस पर लॉग पी,
एक्स एक्सिस पर लॉग वी, स्लोप कितना है -1, और ये सी कितना है, दैट इज लॉग के, लॉग के, इधर लॉग पी, इधर लॉग वी। इंटरसेप्ट जो है जिसे सी बोलते हैं वो पॉजिटिव में है, तो ग्राफ ऊपर से स्टार्ट होगा। अगर यही सी 0 होता तो यहां से स्टार्ट होता, अगर यही सी नेगेटिव होता तो नीचे से स्टार्ट होता। बट सी की वैल्यू यहां पर क्या दे रखी है, पॉजिटिव दे रखी है, तो ग्राफ यहां से स्टार्ट होगा। ठीक है, फिर दूसरी बात क्या होगी सर, स्लोप जो है, स्लोप ये जो एम है, एम नेगेटिव में दे रखा है, तो ग्राफ नीचे की तरफ जाएगा, नीचे की तरफ। एम जिसे स्लोप बोलते हैं -1 है, इसी कारण उसको ग्राफ नीचे की तरफ जाएगा। ठीक है, बढ़िया बढ़िया बेटा, आपने एमआर सर से पढ़ रखा है, इससे अच्छा क्या हो सकता है बताओ। एक और चीज बतानी थी, पी और वी का भी हो गया, पीवी और पी का भी हो गया, लॉग वाला भी हो गया। हाँ, पी इज इक्वल टू के बाय वी, ऐसे लिख सकते हैं, वही पीवी इज इक्वल टू के को लिखा है। ठीक है, इसे वाई एक्सिस मान लो, और ये 1/v, 1/v, 1/v को मैं एक्स एक्सिस मान रहा हूं, 1/v को एक्स एक्सिस। क्या ग्राफ कुछ ऐसा हो जाएगा, इधर वाई एक्सिस, इधर एक्स एक्सिस। सर ये वही है, y इज इक्वल टू एम एक्स है, अब की बार m कितना है k, और c कितना है सर, c लिखा ही नहीं हुआ, 0 होगा, 0 होगा तो यहां से स्टार्ट होगा, और k क्योंकि पॉजिटिव में है, कांस्टेंट है, तो वो स्लोप ऊपर की तरफ जाएगा। सर अगर यहां पर पूछ लिया ग्राफ, यहां पर ग्राफ पूछ लिया, यहां पर ये θ1 है, ये θ2 है, ये टेम्परेचर T1 पे बना है, और ये टेम्परेचर T2 पर बना है। सर अगर यहां पे पूछ लिया कौन सा टेम्परेचर ज्यादा है कौन सा छोटा है, तो आपको पता है यहां पर स्लोप के बराबर है। क्या स्लोप यहां पर हम tan थीटा से ही निकालते हैं, यस सर। क्या वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा, यस सर। क्या आपको पता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस बढ़ता जाएगा जैसे जैसे थीटा बढ़ता जाएगा, बोलो हाँ या ना। जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा, थीटा बढ़ेगा, स्लोप बढ़ेगा, जिसके कारण टेम्परेचर भी बढ़ेगा। ठीक ठीक, तो सर यहां पर भी MIT में ऐसा ही लिख सकते हैं कि अगर ग्राफ P और 1/v के बीच में है, जो ऊपर है वही हाई टेम्परेचर होगा, ऐसे लिख सकते हैं। यहां पर भी ग्राफ P एंड 1/v के बीच में ग्राफ है, जो ऊपर होगा वही हाई टेम्परेचर होगा, जो ऊपर होगा वो हाई टेम्परेचर होगा, T2 ग्रेटर देन T1। ये आज से कुछ साल पहले अमेरिका में, है ना, एक ट्रेंड भी चला था, है ना, काइली जेनर जैसे लिप्स बनाने का। आप लोगों को घर पे ट्राई नहीं करना है, कर किया गया था, ग्लास लिया था कोई, ग्लास खाली वगैरह करके उसमें एयर सक करने से तो क्या हो रहा था, प्रेशर डिक्रीज हो रहा था, वॉल्यूम इंक्रीज हो रही थी, तो लिप्स कुछ कुछ काइली जेनर जैसे हो जाते थे। ठीक है, मैं लड़कों से तहे दिल से रिक्वेस्ट करूंगा कि इसे ट्राई ना करें, इसे ट्राई ना करें, है ना, बहुत ही भद्दा दिखेंगे। ठीक है, काइली जेनर लिप चैलेंज केमिस्ट्री में बॉयल्स लॉ, एज प्रेशर गोज डाउन वॉल्यूम गोज अप, है ना। आइए और आगे बढ़ते हैं। ये रहा P1 V1 P2 V2 याद करने का तरीका। जब प्रेशर बहुत ज्यादा है तब वॉल्यूम बहुत कम है, जब प्रेशर कम कर दिया वॉल्यूम क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा हो जाएगी। यस यस यस, ठीक। आओ भाई, जल्दी जल्दी इसका आंसर दो।
जल्दी जल्दी इसका आंसर दीजिए। जब हम साइकिल ट्यूब्स को इन्फ्लेट करते हैं यानी कि उसमें हवा भरते हैं तो क्या वॉल्यूम बढ़ती है? बिल्कुल बढ़ती है। पहले ट्यूब पतली होती है, जैसे जैसे हवा भरते जाते हैं ट्यूब बढ़ती जाती है, वॉल्यूम बढ़ती जा रही है गैस की, और प्रेशर भी बढ़ता जा रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है सर? अभी अभी तो आपने बताया था कि प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, यानी कि अगर वॉल्यूम बढ़ रही है तो प्रेशर कम होना चाहिए। यहां पर तो दोनों चीजें बढ़ रही हैं, बताइए क्यों? क्या ये एक्सेप्शनल केस है बॉयल्स लॉ का? इस कारण हो रहा है कि एयर आइडियल गैस नहीं है, इस कारण हो रहा है कि मास ऑफ एयर कांस्टेंट नहीं है, या इस कारण हो रहा है कि एक्सटर्नल फोर्स जो है वो अप्लाई करी जा रही है? सर बॉयल्स लॉ तभी एप्लीकेबल होता था जब मास ऑफ द एयर और टेम्परेचर कांस्टेंट होता था। सर यहां पर मास ऑफ द एयर कांस्टेंट है ही नहीं। आप जैसे जैसे टायर के अंदर हवा भरते जा रहे हो, हवा भरते जा रहे हो, भरते जा रहे हो, भरते जा रहे हो, तो मास बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, तो बॉयल्स लॉ एप्लीकेबल ही नहीं है ना? सर जब बर्थडे पे हम लोग बैलून्स फुलाते हैं तब भी यही होता है, बिल्कुल यही होता है। आप देख रहे हैं जैसे हवा उसके अंदर भरते जाएंगे, वॉल्यूम बढ़ता जाएगा बैलून का और प्रेशर भी बढ़ता जाएगा बैलून का। क्यों? क्योंकि वहां पर बॉयल्स लॉ एप्लीकेबल ही नहीं है, मास कांस्टेंट ही नहीं है। मास कांस्टेंट होता तब आप कह सकते थे, तब आप कह सकते थे। चलिए बढ़िया क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी से इक्वेशन लगाओ और आंसर बताओ। जल्दी जल्दी से इक्वेशन लगाओ और आंसर बताओ। वॉल्यूम ऑफ ए गैस बैलून, कोई बैलून है उसके अंदर कोई गैस है, उसका प्रेशर दे रखा है 2 atm और वॉल्यूम कितनी दे रखी है? 10 लीटर। गैस स्टार्ट्स लीकिंग, कोई छोटा सा छेद हो गया, उससे गैस लीक होनी शुरू हो गई। अब वॉल्यूम कितनी हो गई है? वॉल्यूम कितनी हो गई है? 5 लीटर। आपसे फाइनल प्रेशर पूछा हुआ है, फाइनल प्रेशर पूछा हुआ है। तो बहुत सारे बच्चों ने कर भी लिया है, दैट इज P1V1 इज इक्वल टू P2V2। सर ये 2, ये 10, P2 निकालना है और ये 5। सर आंसर आ जाएगा 4 atm। सर मैं तो, आप तो इतना पेन उठा रहे हो, मैंने तो थिंक विदाउट इंक से कर लिया। सर देखो मैंने क्या देखा, वॉल्यूम डबल हो गई है, सॉरी वॉल्यूम हाफ हो गई है तो प्रेशर डबल हो गया होगा, प्रेशर डबल हो गया होगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं, तब भी 4 atm आएगा। तो आंसर आपने लगाया है ए, ठीक है। आंसर है इसका डी, आंसर है इसका डी, जो कि सिर्फ और सिर्फ 3.62 बच्चों ने दिया है। पारस, मोहम्मद अहफाज, सॉरी बेटा, प्रिंस, पूजा, मोहम्मद आजाम, मुस्तफिज, लोकेश, शादान, इरम और नैन्सी। बढ़िया जी बढ़िया, ठीक है। आंसर है नन ऑफ दीस। अभी पिछला क्वेश्चन कराया है तब भी अकल नहीं आई। अबे जब मास गैस का कांस्टेंट ही नहीं है तो बॉयल्स लॉ कहां से लगेगा? गैस लीक होनी शुरू हो गई तो मास एयर का कम होना शुरू हो गया, तो बॉयल्स लॉ का इक्वेशन कहां से लग जाएगी? बॉयल्स लॉ की इक्वेशन कहां से लग जाएगी? अब तो सारे आने बता देंगे बेटा, अब तो सारे आने बता देंगे। आओ शुरू करते हैं, अब टेस्ट टेस्ट खेलना शुरू करें। अच्छा हाँ, कुछ चीजें बतानी थी आपको, पढ़िए इसे। एग्जाम कैसा हुआ? अच्छा, बहुत अच्छा। गेट बंद कर। एमआर सर ने बता दिया है, चलो बहुत बढ़िया जी। एक बार मैं भी अपना परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन का फॉलो करते हुए बता देता हूँ। पीडब्ल्यू का प्राइम बैच है, ये सिर्फ उन बच्चों के लिए है जो कि ऑनलाइन में पढ़ना चाहते हैं बट घर पे कई जगह, बहुत जगह डिस्ट्रैक्शन होती है या कोई भी किसी प्रकार की प्रॉब्लम होती है, तो ऑफलाइन सेंटर्स हमारे हैं जहां पर आपको एसी क्लासरूम्स मिलेंगे। आपको यही क्लासेस जो अभी यहां पर आप देख रहे हैं वही देखने का मौका मिलेगा, ठीक है, विद हाई स्पीड इंटरनेट एक्सेस
यकीन ऑनलाइन बैच मिलेगा आपको, बैच इन्फिनिटी, डाउट सॉल्विंग और सेशन वहां पर जो सेंटर पे फैकल्टी होगी आप उनसे ले सकते हैं। डीपीपीस, बैच मॉड्यूल, ऑफलाइन टेस्ट और AITS भी दिया जाएगा। मेरे ख्याल से आप सीट रिजर्व कर सकते हैं 5000 रुपीज पे। एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया जाएगा ऑनलाइन बैच स्टूडेंट्स को। मेरे ख्याल से जो भी आपने 4600 या जितने भी रुपए आपने पे कर दिए होंगे मेरे ख्याल से इस बैच के लिए, शायद उसका डिस्काउंट आपको दिया जाएगा। कौन कौन सी सिटीज में अवेलेबल है? दैट इज JNK में अनंतनाग है, हरियाणा में सोनीपत, नारनौल, सिरसा, राजस्थान में अलवर, नागौर, महाराष्ट्र में अहमदनगर और बुल्ढाना। उत्तर प्रदेश में बहुत सारी सिटीज़ हैं जी, अलीगढ़, मुरादाबाद, जौनपुर, देवरिया, गाजीपुर, रायबरेली, मथुरा, झांसी, अयोध्या, आगरा, उरई। कर्नाटका में हुबली, बिहार में समस्तीपुर, बिहार शरीफ, गया, मोतिहारी, पटना, भागलपुर, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, झारखंड, गिरिध, जमशेदपुर, हजारीबाग, धनबाद, छत्तीसगढ़ में रायपुर, कोरबा, उड़ीसा में कटक और वेस्ट बंगाल में मुर्शिदाबाद। आप इस इंफॉर्मेशन यहाँ पर कॉल करके पूरी और इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हैं, ठीक है। नहीं तो एक और तरीका भी है कैसे इनरोल करना है। PW के एप्लीकेशन में जाएंगे, PW विद्यापीठ सेंटर में के अंदर जाएंगे और कॉल करेंगे और 4000 रुपीज़ का डिस्काउंट उनके लिए जिन्होंने ऑलरेडी इस बैच में इनरोल कर रखा है, उनके लिए है बेसिकली, जिनको घर पे प्रॉब्लम होती है और वो इन सिटीज़ में अवेलेबल हैं उनके लिए। तो आइए शुरू हो जाते हैं, शुरू करते हैं अपना टेस्ट नंबर 11। जल्दी से बताना कितने लेक्चर्स तक दिए थे, कितने लेक्चर्स तक दिए थे? कितने लेक्चर्स तक दिए थे, जल्दी जल्दी बोलो। 8 तक, 8 तक, 8 तक, 412। चलो फिर विच फॉर्म मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप कौन मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बनाएगा? जल्दी से आंसर बताइए। जल्दी से आंसर बताइए। कौन मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बनाएगा? सर मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप वो बनाते थे जो कि नेगेटिव डेविएशन शो करते थे फ्रॉम रॉल्ट्स लॉ। नेगेटिव डेविएशन, सर ये तो बेंजीन और टॉलिन है, आइडियल सॉल्यूशन। ये भी एल्केन, ये भी एल्केन, आइडियल सॉल्यूशन। सर अल्कोहल और वाटर, पॉजिटिव डेविएशन, और ये रहा एसिड प्लस वाटर, दैट इज नेगेटिव डेविएशन। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। 87% बच्चों का सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर है इथेनॉल एंड वाटर का जो कि बॉयल हो रहा है एट 351 केल्विन। आगे क्या लिखा हुआ है? बाय डिस्टिलिंग, डिस्टिलेशन करने पर मिक्सचर इट इज पॉसिबल टू गेट, चार ऑप्शंस है, प्योर इथेनॉल, प्योर वाटर, बोथ ऑफ दीज, दोनों को बारी बारी से, या फोर्थ
नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। जल्दी जल्दी बताइए आंसर। एक एजियोट्रॉपिक मिक्सचर दिया हुआ है इथेनॉल वाटर का, आपने उसका डिस्टिलेशन स्टार्ट कर दिया। क्या डिस्टिलेशन करने से प्योर इथेनॉल मिल सकता है, प्योर वाटर मिल सकता है, दोनों मिल सकते हैं बारी बारी से, या कोई भी नहीं मिल सकता? सर जो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर होते हैं दे कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय डिस्टिलेशन या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। बात एक ही है, डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता है, होती दोनों ही डिस्टिलेशन है। तो हम इनको सेपरेट नहीं कर सकते। सर क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इनके लिक्विड और वेपर फेस में रेशो क्या हो जाती है, सेम हो जाती है, सेम हो जाती है। तो द आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। 76% बच्चों का सही है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। पीएस आपको दे रखा है 240 टॉर, एन ए है 2, एन बी 1, पी नॉट ए 300 टॉर, पी नॉट बी 150 टॉर। आपसे क्या पूछा हुआ है? नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। क्या ये मिक्सचर नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है रॉल्स लॉ से? पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है रॉल्स लॉ से? नो डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ, कैनॉट बी डिसाइडेड, कैनॉट बी डिसाइडेड। बताइए। सर अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ पीएस ऐसे निकालना चाहिए था, पी नॉट ए का ये यही आएगा 1/3, नहीं सॉरी 2/3, और पी नॉट बी का बी। सर ये आ गया 200, ये आ गया 50, तो 250 टॉर आना चाहिए था। अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का इतना आना चाहिए था, आया कितना उससे कम, आया कितना उससे कम। तो सर ये तो है नहीं, ये तो है नहीं। बताओ भाई वेपर प्रेशर कम कब आता था? सर जब नेगेटिव डेविएशन होता था। जब क्या होता था? नेगेटिव डेविएशन होता था, नेगेटिव डेविएशन। अगर यही ये 250 से ज्यादा आता, 260, 275, 280, ठीक है, तब हम पॉजिटिव डेविएशन बोलते कि रॉल्स लॉ से ज्यादा आ रहा है। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। सिर्फ 26% बच्चों का सही है। वाह बेटा वाह, बहुत बढ़िया तरीके से कॉपी रिवाइज हो रहा है। ऐसे ही करते रहना है, इन्हीं से पता चलेगा कि आपका जो टैलेंट है वो वेस्ट तो नहीं जा रहा है। फाइंड lowering of vapor pressure for 1 molar glucose aqueous solution, glucose aqueous solution at 100 degree Celsius, 100 degree Celsius। सर मैंने आंसर रॉन्ग दिया?
अच्छा, बच्चे कह रहे हैं कि आपने जो है वो रॉन्ग दिया। कैसे रॉन्ग दिया भाई मैंने? रॉल्स लॉ से आना चाहिए था इतना, आया इतना, तो रॉल्स लॉ से कम आया, तो नेगेटिव डेविएशन ही तो हुआ। क्या हो गया तुम लोगों को? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर निकालना है, यानी कि ये निकालना है आपको 1 मोलर एक्वा सॉल्यूशन के लिए। क्या हम सबको पता है कि हम आई से लिख सकते हैं इसको? आई से, बिल्कुल सर। ये निकालना है पी नॉट की वैल्यू कितनी होगी सर? 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर बॉयल हो रहा होता है। जब भी कोई चीज बॉयल होती है तो उसका प्रेशर 180 एम ही होता है, यानी कि 760 mm ऑफ एच जी। 760 को मल्टीप्लाई कर दो काई बी से। सर काई बी क्या होंगे? पहले बताओ 1 मोलर क्या होता है सर? 1 मोल ऑफ ग्लूकोज प्रेजेंट इन 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट के 1 है, नीचे टोटल मोल्स आने हैं, मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। क्या 1000 ml है सॉल्यूशन का? यस। क्या 1000 ग्राम बोल सकते हैं वो वाटर के? यस। हाँ भाई, सॉल्यूशन डाइल्यूट है। 1000 बाई 18 सर 55.55 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करते रहिएगा। 760 डिवाइडेड बाई 56.55 सॉल्व करते रहिए, वो आपका काम है। जो भी आएगा 13-14 के आसपास आएगा। असर्शन रीजन में है पहला असर्शन, या स्टेटमेंट लिख लो, कोई बात नहीं। डेल्टा टीबी हाई अगर के भी हाई होगा। क्या ये बात सही है? स्टेटमेंट 1 है। स्टेटमेंट टू क्या है? डेल्टा टीबी एक कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी है। कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी है। बस दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं, दोनों फॉल्स हैं। पहली ट्रू दूसरी फॉल्स, पहली फॉल्स दूसरी ट्रू। ये क्वेश्चन नंबर 5 है आज का। डेल्टा डी भी बढ़ेगा अगर के भी बढ़ेगा। बिल्कुल सर, डेल्टा डी भी होता है किसके बराबर है? आई के बी एम। ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, करेक्ट है। क्या डेल्टा डी भी कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी होती है? हाँ सर, बिल्कुल कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी होती है। बोथ स्टेटमेंट ट्रू। कल की क्लास में टेस्ट होगा आपका सॉल्यूशन के लेक्चर 1 टू लेक्चर 10। अच्छा, एक और क्वेश्चन जो बच्चे बहुत ज्यादा पूछ रहे हैं, मैं एक बार उसका आंसर देना चाहता हूं सबको। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर आप रिवीजन लेक्चर में करवा दीजिए, चैप्टर्स को छोटा करके करवा दीजिए। मैंने ऑलरेडी करवा रखा है, आपको उसकी घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने एक बार नहीं 2 बार करा रखा है। एक तो समरी लेक्चर, बस रिडॉक्स रिएक्शन का आना है, सॉल्यूशन का आज मैं डलवा दूंगा, ठीक है। तो आप समरी लेक्चर से कर सकते हैं। समरी लेक्चर लगभग 1 घंटे का होता है, उसके अंदर मैक्सिमम चीजें हम कंसाइज फॉर्म में आपको करा देते हैं। नहीं सर मुझे 1 घंटे से थोड़ा ज्यादा टाइम का चाहिए, तो तब भी घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आपको यूट्यूब पे चैनल है हमारा कंपटीशन वाला, उसमें उम्मीद सीरीज में मैंने लगभग 6, 7, 8 घंटे में डिपेंडिंग अपॉन द चैप्टर मैंने चैप्टर को कंप्लीट किया हुआ है। सर नहीं सर मुझे उससे भी नहीं करना, मुझसे उससे भी ज्यादा डिटेल करना है, फिर बैच के अंदर है। बैच के अंदर 15-16 घंटे हमने हर एक चैप्टर को दिए ही दिए हैं, ठीक है। तो आपके पास 3 ऑप्शन है, या आप समरी लेक्चर से कर सकते हैं, या आप उम्मीद से कर सकते हैं, या आप बैच के अंदर ही जो कंप्लीट चैप्टर हमने 15-16 घंटे में किया उससे कर सकते हैं। सर आपको क्या लगता है तीनों में से कौन सा बेस्ट है? ऑब्वियसली बैच वाला बेस्ट होगा, ठीक है। बट फिर भी अगर आप करना चाहते हैं तो आप उन दोनों में से कहीं से भी कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक्स आप सब लोगों को कि आप कोई भी क्लास हो आप आते जरूर हैं, अपनी प्रेजेंस जरूर शो करते हैं, ठीक है। यू पीपल, मतलब आप, मुझे नहीं पता मेरा इंपैक्ट आप लोगों पर क्या है, बट मुझे इतना जरूर पता है कि आप लोगों का मेरे ऊपर बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट है।
बहुत पॉजिटिव, मतलब कि आई एम ब्लेस्ड टू हैव यू ऑल। सर आज हमारी तारीफ हो रही है, जी बिल्कुल आज आपकी तारीफ हो रही है, यू पीपल डिजर्व इट, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग सो, ठीक है, कि आप रोज आते हैं। देयर आर एन नंबर ऑफ स्टोरीज, मैं किसी एक स्टोरी को पकड़ के मैं शायद बाकियों के साथ इनजस्टिस हो जाएगा, ठीक है। देयर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स, मतलब कि वेयर एन टेंड्स टू इन थाउजेंड्स और मे बी इन लैक्स, ठीक है, जहां पर आप लोग हमें इंस्पायर करते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज्यादा अच्छा लगता है जब मुझे पता चलता है कि किसी भी कारणवश, ठीक है, कोई बच्चा कहता है कि हमारे यहाँ आज लाइट नहीं थी, मैं क्लास नहीं ले पाया, फिर मैं सोचा आज छोड़ देते हैं यार, फिर मुझे याद आया नहीं नॉट टुडे, आज करना ही करना है। कोई कहता है आज घर पे कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, तबीयत खराब हो गई थी, मैं आज हॉस्पिटल में था, बट शाम को जब मैं वापस आया हॉस्पिटल से मैंने सोचा ओ नहीं 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 नहीं, आज क्लास का बैकलॉग नहीं होने देना, मैं हॉस्पिटल में से घर आके मैंने क्लास ली। कोई कह रहा है मैं आज ट्रैवल कर रहा था ट्रेन में, बट मेरे को लगा नहीं 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 बैकलॉग नहीं होने देना, आज क्लास लेनी है, तो मैं ट्रेन में क्लास ले रहा हूँ। मतलब कि एंड ऐसी बहुत सारी स्टोरीज है, बहुत, मैं सिर्फ कुछ आपको रेफरेंस पॉइंट्स बता रहा हूं, ठीक है। ऐसी इतनी ज्यादा स्टोरीज हैं जो मुझे लगता है यार देख कितनी मेहनत कर रहा है यार, कितनी मेहनत कर रहा है बच्चा। और जब भी अगर मुझे पता चलता है कि आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, मेरे दिल से सिर्फ एक ही आवाज निकलती है कि यार इसका अगले बार ना सिलेक्शन हो जाए, कंडीशंस अप्लाई, ये इतनी मेहनत थ्रू आउट द ईयर करते रहें करते रहें करते रहें, ठीक। तो थैंक्स फॉर बीइंग सो कंसिस्टेंट। इसी तरह से अपनी कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखिए। एंड एक पॉइंट मुझे लग रहा है कि कुछ बच्चे निग्लेक्ट कर रहे हैं शायद, देयर आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स रिटन हेयर। आप अपनी एफिशिएंसी कैसे बढ़ा सकते हैं, कैचिंग पावर कैसे बढ़ा सकते हैं, लॉसेस को मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं, पेन मेथड और एयर प्लग से कैसे बढ़ सकते हैं, ओवर थिंकिंग कैसे अवॉइड कर सकते हैं, गोल डस्ट बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, लाइब्रेरी ज्वाइन करिए, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमने डिस्कस करी है। मुझे लगता है कि कुछ शायद बच्चे कम यूज कर रहे हैं इनमें से, प्लीज इनको भी यूज करिए, ये भी आपकी एफिशिएंसी को और बढ़ाने में आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर अप्रिशिएटिंग ईच एंड एवरी क्लास, आई एम रियली इंडेप्टफुल टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, ठीक है। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट क्लास में। सो थैंक यू सो मच टू ऑल माय मगरमच्छ, ठीक है। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर गिविंग अस योर टाइम। थैंक यू बच्चों।